अध्याय 251। हाँ, यही है। जी हाँ, कृतिका का नृत्य साथी कौन है? ये प्रश्न वहाँ उपस्थित लगभग हर प्रतियोगी के मन में कौतूहल पैदा कर रहा था। तार्किक रूप से देखा जाए तो कृतिका जैसी सुंदर मानवी को आकाश जैसे प्रभावशाली और आकर्षक युवक के साथ होना चाहिए था, ताकि वे दोनों नृत्य के फर्श पर अपनी सुंदरता बिखेर सकें और सबकी ईर्ष्यालु तथा प्रशंसनीय निगाहें अपनी ओर खींच सकें। लेकिन अब उसने कहा कि उसका एक नृत्य साथी है और वह आकाश नहीं है। ये निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से उत्सुकता पैदा करने वाली बात थी। या शायद वह बस किसी को ठुकराना चाहती थी और जानबूझकर ये दावा कर रही थी कि उसका कोई साथी है। अगर ऐसा था तो ये थोड़ा अभद्र माना जाता। आखिरकार कई लोगों की नज़र में यदि आपका कोई साथी है तो आप बस उसे बता देते हैं। इसे छिपाने की क्या ज़रूरत है? इस स्थिति में कोई भी और कुछ नहीं कहेगा। ये देखकर कृतिका और सान्वी के सुंदर चेहरों पर भी थोड़ी परेशानी झलकने लगी। ये स्थिति बिगड़ रही थी, विशेष रूप से कृतिका के लिए। उसने मूल रूप से इस तरह की कष्टप्रद स्थिति से बचने के लिए ही नृत्य साथी होने का दावा किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चिड़चिड़ा आकाश अपनी हताशा में जानबूझकर उसके लिए चीज़ें और मुश्किल बना देगा। तो कौन है उसका नृत्य साथी? कृतिका खुद भी नहीं जानती थी। आखिरकार वास्तव में उसका कोई साथी था ही नहीं। वह और सान्वी बस एक बहाना बनाकर इस स्थिति से निकलना चाहती थीं। लेकिन किसने सोचा होगा कि यह आकाश इतना अभद्र हो जाएगा? अपमान और संकल्प की अग्नि। सभी की जिज्ञासु निगाहों के दबाव में कृतिका के चेहरे के भाव भी धीरे धीरे ठंडे होने लगे। उसकी स्पष्ट आंखों ने आकाश को एक गहरी नज़र से देखा। जब आकाश ने कृतिका की वह निगाह देखी तो उसका दिल भी बैठ गया। वह जानता था कि वह देवी जिसका उसने हमेशा पीछा किया था अब क्रोधित थी, बहुत क्रोधित, क्योंकि उसके कृत्यों ने उसे शर्मिंदा किया था और कृतिका के पास अभी तक कोई अच्छा समाधान नहीं था। वास्तव में आकाश भी अब बहुत पछता रहा था। उसे इस प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। मूल रूप से वह इस अवसर का लाभ उठाकर कृतिका के साथ एक गीत पर नृत्य करना चाहता था। बेशक वह जानता था कि कृतिका का कोई साथी नहीं है और साथी वाली बात केवल एक बहाना है, लेकिन आकाश के मन में उस समय एक छोटी सी गुप्त खुशी भी थी। वह ये सोच रहा था कि यदि वह आगे जाकर कृतिका के नृत्य साथी होने का नाटक करे तो क्या कृतिका को इस स्थिति में उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये संभव था। आखिरकार ये विदेशी प्रतियोगी शिष्टाचार पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि कृतिका के पास खुद कोई साथी नहीं था लेकिन उसने झूठ बोला कि उसका साथी है तो ये बेईमानी उनके लिए अपमानजनक होती। वे निश्चित रूप से क्रोधित होते। हालांकि जिसकी आकाश को उम्मीद नहीं थी वह ये था कि यह कृतिका समझौता करने के बजाय मामले को उजागर होने देना पसंद करेगी। परिणामस्वरूप जब उस एल्फ योद्धा ने आकाश का मजाक उड़ाया तो उसने अपना आपा खो दिया और अनजाने में कृतिका से पूछताछ शुरू कर दी, जिससे आसपास के प्रतियोगियों का ध्यान और अधिक आकर्षित हुआ। ठीक है, आकाश ने कृतिका को निडर होकर घूरते हुए कहा, तो मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे संभालोगी। यदि तुम में हिम्मत है तो किसी अन्य पुरुष प्रतियोगी को अपना नृत्य साथी चुनकर दिखाओ। उसे विश्वास ही नहीं था कि वह स्त्री जिसका उसने हमेशा पीछा किया इस स्थिति में उसे छोड़कर किसी और को चुनेगी। एक अनपेक्षित चुनाव। तथ्यों ने सिद्ध कर दिया कि आकाश ने एक बहुत ही गलत चाल चली थी। कृतिका ने उसे ठंडी नज़रों से देखा और उसका स्वर पूरी तरह से बर्फीला हो गया। क्षमा करें, मेरा एक नृत्य साथी है और वह साथी निश्चित रूप से तुम नहीं हो, आकाश। आओ, मैं अपने नृत्य साथी का परिचय सभी से कराती हूँ। ये कहते हुए नीले रंग की ठंडी और सुंदर पोशाक पहने कृतिका शालीनता के साथ हॉल के एक कोने की ओर चल दी। अंत में वह एक व्यक्ति के पास जाकर रुक गई, और वह व्यक्ति बस खाने की मेज के पास खड़ा था। उसे तथाकथित सभ्य आचरण या कुलीन शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं थी। उसने दस्ताने पहन रखे थे और एक भुनी हुई मुर्ग की टांग रोस्टेड चिकन लेग पकड़े बड़े चाव से खा रहा था। उसी समय उसके पास एक छोटी सी नील नागिन और एक स्लाइम निले भी थे। वह व्यक्ति बीच बीच में मेज से खाना उठाकर अपने इन दो नन्हे साथियों को भी खिला रहा था। जब कृतिका उसके पास पहुंची तो वह मेज पर रखी बाकी भुनी हुई मुर्ग की ओर हाथ बढ़ा रहा था। यहाँ की मुर्ग वास्तव में बहुत सुगंधित थी। एक निवाले से ही पता चल सकता था कि इसे किसी शीर्ष रसोइये ने बनाया है। यहाँ के रसोइये साधारण नहीं थे बल्कि डायमंड ग्रेड के पेशेवर रसोइये थे। इस भव्य भोज के लिए डायमंड ग्रेड रसोइये का होना ही ये दर्शाता था कि प्रतियोगियों का कितना सम्मान किया जा रहा है। रुद्रांश ने मुर्ग का आधा हिस्सा उठाया ही था कि उसने कृतिका को पास आते देखा। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि शायद कृतिका भी खाना चाहती है, इसलिए उसने मुर्ग की टांग तोड़कर कृतिका की ओर बढ़ाई और कहा, सीनियर, थोड़ा चखेंगी। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी प्रतियोगियों के चेहरों पर एक साथ कई अद्भुत और विचित्र भाव ला दिए। कृतिका ने अपनी ओर बढ़ाई गई उस स्वादिष्ट मुर्ग की टांग को देखा और उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। हालांकि उसका तनावग्रस्त दिल तुरंत शांत हो गया। उसने धीरे से खाने की मेज से दस्ताने पहने रुद्रांश द्वारा दी गई मुर्ग की टांग ली
विनम्रता से धन्यवाद कहा और फिर मुस्कुराहट के साथ खाना शुरू कर दिया। कुमारी कृतिका, जिस नृत्य साथी की आप बात कर रही थी, कहीं वह ये तो नहीं? उस एल्फ योद्धा का स्वभाव काफी सीधा और जिद्दी था। वह कृतिका से सीधे पूछने यहाँ तक चला आया। कृतिका ने उस एल्फ पर एक उदासीन नजर डाली और पलटकर पूछा, क्यों? क्या कोई समस्या है? समस्या तो कोई नहीं है, बस मुझे लगता है कि यदि ऐसा है तो कुमारी कृतिका, आपके नृत्य साथी का स्तर बहुत कम है। एल्फ योद्धा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हे, मेरी नज़रों में यदि मैं तुम्हें अपना नृत्य साथी चुनती तो वह मेरे स्तर की गिरावट होती। कृतिका अब खुद को रोक नहीं पाए और उसने सीधा बर्फीला पलटवार किया। आखिरकार कौन ऐसे व्यक्ति को साथी चुनना चाहेगा जो दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है? हमारे आर्यावर्त में ऐसे लोगों को नीच कहा जाता है, यानी तुच्छ और अधम व्यक्ति। विद्रोही स्वर और मौन शक्ति। बहुत अच्छे, खूब कहा। क्यों नव्या, तुम्हें नहीं लगता कि सीनियर सही कह रही हैं? इससे पहले कि वह एल्फ योद्धा कुछ बोल पाता, पास खड़े रुद्रांश ने जानबूझकर उत्साह बढ़ाया। साथ ही उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाया और अपनी नव्या और निलय से पूछा कि क्या वे सहमत हैं। ची, नव्या ने मासूमियत से सिर हिलाया और निलय ने अपनी कोमल आवाज में कहा, सही। नव्या अभी बोल नहीं सकती थी, लेकिन निलय अब मानव बोली की नकल करने लगा था। हालांकि उसकी आवाज एक छोटे बच्चे जैसी थी और वह बहुत धारा प्रवाह नहीं था, लेकिन जैसे ही इन दो छोटे साथियों ने सिर हिलाया, आसपास के प्रतियोगियों के बीच एक दबी हुई हंसी गूंज उठी। इसने उस एल्फ योद्धा को, जो अपने मान सम्मान का बहुत ध्यान रखता था, तुरंत आग बबूला कर दिया। दूर खड़ा आकाश अब शांत हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उसने इस समय अपनी गर्दन फंसाना ठीक नहीं समझा और बस ठंडी नजरों से देखता रहा। भोज का हॉल अब पूरी तरह से दो गुटों में बंध गया था। एक तरफ वे कुलीन प्रतियोगी थे जो रुद्रांश को एक असभ्य कॉमन मान रहे थे, और दूसरी तरफ रुद्रांश और कृतिका थे जो अपनी ही दुनिया में मगन थे। रुद्रांश ने मुर्ग का एक और टुकड़ा लिया और कृतिका की ओर देखा। सीनियर, मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे अपना नृत्य साथी घोषित कर दिया है। मुझे तो नाचना भी नहीं आता। कृतिका ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, चिंता मत करो रुद्रांश, बस मेरा साथ दो। ये लोग केवल बाहरी चमक धमक देखते हैं। कल जब तुम मैदान में उतरोगे तब इन्हें असली स्तर का पता चलेगा। मेज पर रखे रण स्मृति मंजूषा ने इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया था। रुद्रांश जानता था कि यह वीडियो कल तक पूरे विद्यालय में फैल जाएगा। जयंत और आकाश की साजिशें अब एक नए स्तर पर पहुंच गई थीं। तभी सभा स्थल के संगीत की लय बदल गई। एक धीमी और मधुर धुन बजने लगी। ये नृत्य सत्र शुरू होने का संकेत था। एल्फ योद्धा ने अंतिम बार रुद्रांश को घूरते हुए कहा, देखते हैं कि मूर्ख की टांग चबाने वाला ये लड़का फर्श पर क्या कमाल करता है। रुद्रांश ने अपने दस्ताने उतारे और हाथ धोए। उसने अपनी संग्रह अंगूठी को सहलाया, जिससे एक हल्की सी नीली रोशनी निकली। नव्या उसके कंधे पर आकर बैठ गई और निलय उसके पैर के पास स्थिर हो गया। नव्या, निलय, तैयार हो जाओ, रुद्रांश ने मन ही मन कहा। आज रात हम केवल नाचेंगे नहीं, हम इन सबको ये दिखाएंगे कि आर्यावर्त का एक प्रथम वर्ष का छात्र क्या कर सकता है। कृतिका ने अपना हाथ रुद्रांश की ओर बढ़ाया। रुद्रांश ने उसे थामा। जैसे ही वे दोनों फर्श के केंद्र की ओर बढ़े, हॉल की रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई। आकाश के बगल में खड़े जयंत ने फुसफुसाया, आकाश भाई, ये तो हद हो गई। कृतिका सच में इसके साथ नाच रही है। आकाश ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके हाथ की नसें उभर आईं। उसे नाचने दो, कल के बाद वह आर्यावर्त का चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। मैंने पहले ही असुर सत्य संघ, आसुरा सत्य संघ के कुछ संपर्कों से बात कर ली है। रुद्रांश का कल का दिन आखिरी होगा। रुद्रांश ने कृतिका को कमर से पकड़ा और संगीत के साथ कदम मिलाना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि उसके कदम बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं थे। उसकी शारीरिक सजगता और संतुलन इतना सटीक था कि वह हर मोड़ पर कृतिका के साथ तालमेल बिठा रहा था। तुमने तो कहा था कि तुम्हें नाचना नहीं आता, कृतिका ने चकित होकर पूछा। रुद्रांश मुस्कुराया, मैंने ये भी कहा था कि मैं केवल एक साधारण छात्र हूँ। युद्ध की चालें और नृत्य के कदम दोनों में ही संतुलन की आवश्यकता होती है, और संतुलन साधना मेरा पेशा है। जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ा, हॉल में फुसफुसाहटें कम होने लगीं। रुद्रांश की उपस्थिति में एक ऐसी शक्ति थी जिसने वहां मौजूद कुलीन लोगों को भी चुप करा दिया। वह भले ही एक सादा सूट पहने था, लेकिन उसकी आंखों में चमकने वाला आत्मविश्वास किसी सम्राट से कम नहीं था। अध्याय 252, शत्रुता की पराकाष्ठा। रुद्रांश को कृतिका ने एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। यह एक बहुत ही स्पष्ट और पुरानी घिसी पिटी चाल थी, लेकिन रुद्रांश ने मना क्यों नहीं किया? इसका कारण सरल था। कृतिका ने सामान्य कौशल, मानस संवाद, टेलीपैथी का उपयोग करके पहले ही उससे संपर्क किया था और मदद मांगी थी। इस पर रुद्रांश सहमत हो गया था। बेशक रुद्रांश का दिमाग बहुत साफ था।
वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचने लगे कि कृतिका उसे पसंद करने लगी है। जीवन के 3 बड़े भ्रमों में से एक ये है कि वह मुझे पसंद करती है। रुद्रांश को यह बात बहुत अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह बिल्कुल भी अहंकार में आकर यह नहीं सोचेगा कि यह सुंदर सीनियर उस पर मोहित हो गई है, और न ही वह ये सोचेगा कि इस मामले के कारण वह उसके साथ कोई रिश्ता विकसित कर सकता है। रुद्रांश के सहमत होने के पीछे पहला कारण टीम के साथियों के बीच आपसी सहयोग था। इसका लिंग से कोई लेना देना नहीं था। कृतिका का वर्तमान में रुद्रांश के साथ कोई संघर्ष नहीं था, वह एक सामान्य टीम की साथी थी, इसलिए उसे एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में रुद्रांश को कुछ भी गलत नहीं लगा। दूसरा कारण ये था कि कृतिका ने उसे याद दिलाया था कि खिलाड़ी संचार समूह में उसके बारे में चर्चा की जा रही है और उसने अन्य खिलाड़ियों की शत्रुता मोल ले ली है। हालांकि यह खबर रुद्रांश के लिए बहुत तुच्छ थी, लेकिन सामने वाले ने उसे दयालुता से याद दिलाया था। इस एहसान को याद रखा जाना चाहिए था। इन 2 कारणों को मिलाकर रुद्रांश ने कृतिका के साथ इस दृश्य को निभाने का फैसला किया। वह उसका नृत्य साथी होने का नाटक करेगा। अपमान और एक व्यर्थ चुनौती। अभी रुद्रांश और उसके पालतू जीवों द्वारा मजाक उड़ाए जाने और आसपास के खिलाड़ियों द्वारा हंसे जाने के कारण उस एल्फ योद्धा का चेहरा लाल हो गया था। एक अभिमानी एल्फ के लिए, जो अपने मान सम्मान को सबसे ऊपर रखता था, यह असहनीय था। इसलिए विट नाम के उस एल्फ योद्धा ने गुस्से में रुद्रांश की ओर इशारा किया और कहा, तुम रुद्रांश हो, है ना? पिछले कुछ दिनों से खिलाड़ी संचार समूह में तुम्हारी बहुत चर्चा हो रही है, और अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूं तो यह एकदम सही है। क्या तुम एक पुरुष के सम्मान की बाजी लगाकर मेरे साथ द्वंद्व करने की हिम्मत रखते हो? जो कोई भी हारेगा उसे घुटनों के बल दूसरे के पैरों के बीच से रेंग कर जाना होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे भोज हॉल में शोर मच गया। हे भगवान, ये विट तो पूरी तरह से आपाक हो चुका है। लगता है विट वास्तव में बहुत गुस्से में है, वरना वह ऐसी चुनौती का प्रस्ताव नहीं देता। मुझे लगता है कि आर्यावर्त का वह रुद्रांश शायद चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। स्तर 150 का एक पशु सम्राट बीस्ट एम्परर स्तर 181 के प्रकाश विधि सम्राट लॉर्ड एम्परर ऑफ लाइट को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए वह निश्चित रूप से हिम्मत नहीं करेगा। प्रकाश विधि सम्राट उस एल्फ योद्धा का पेशा था। इस अप्रत्याशित चुनौती का सामना करते हुए रुद्रांश अचानक मुस्कुरा दिया। जैसा कि अपेक्षित था, एक बार जब ये खिलाड़ी चिढ़ जाते हैं तो वे द्वंद्व के माध्यम से अपना सम्मान वापस पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही रुद्रांश सहमत होने वाला था, चांदी जैसा सफेद पवित्र वस्त्र पहने एक ड्रैगन रक्षक ड्रगोंकन अचानक भोज हॉल में प्रकट हुआ। उसने उदासीनता से उस क्रोधित एल्फ योद्धा को देखा, फिर शांत दिखने वाले रुद्रांश को और फिर अन्य खिलाड़ियों को देखते हुए शांति से कहा, यदि तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो, लेकिन मैं पहले तुम्हारी भागीदारी की योग्यता रद्द कर दूंगा। रद्द करने के बाद तुम जैसे चाहो वैसे लड़ सकते हो, क्या ये ठीक है? एक वाक्य। इस एक वाक्य ने तमाशा देखने की योजना बना रहे खिलाड़ियों को तुरंत चुप कर दिया, और क्रोधित विट को अपनी उग्र अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखना पड़ा। वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता के दौरान सभी अनधिकृत लड़ाई प्रतिबंधित है, चाहे कारण कुछ भी हो। लड़ाई में शामिल दोनों पक्षों की भागीदारी योग्यता रद्द कर दी जाएगी। उस रक्षक ने फिर से जोर दिया। फिर एक सरसराहट के साथ वह हॉल से गायब हो गया। इस समय हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। उन सब की आंखों में बेबसी और निराशा थी। एल्फ योद्धा ने रुद्रांश की ओर अपनी उंगली से इशारा किया और उग्रता से कहा, तुम बस इंतजार करो। प्रार्थना करो कि तुम मुझसे प्रतियोगिता में न मिलो, वरना मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। ये कहकर वह अपने समूह में वापस लौट गया। अन्य एल्फ खिलाड़ी भी इस समय रुद्रांश को क्रोधित नजरों से देख रहे थे। रुद्रांश का भाव शांत था, वह पूरी तरह से अप्रभावित रहा। उसके लिए इस तरह की बकवास एक कुत्ते के भौंकने के बराबर थी। इससे न केवल कोई प्रभाव पड़ा, बल्कि सामने वाला खुद एक जोकर की तरह दिखने लगा। हालांकि रुद्रांश के दिल में इस एल्फ के प्रति मार डालने की इच्छा जागृत हो गई थी। नहीं, ये सभी एल्फ खिलाड़ियों के प्रति थी। रुद्रांश कोई बहुत दयालु व्यक्ति नहीं था। वह अपने दिल में दुश्मनी को बहुत गहराई से पालता था। एकांत शिकारी और खूनी इरादे। भोज का संगीत फिर से बजने लगा था, लेकिन हवा में मौजूद तनाव कम नहीं हुआ था। रुद्रांश ने अपनी संग्रह अंगूठी को छुआ, जहां नव्या और निलय अब शांत हो गए थे। उस एल्फ योद्धा ने रुद्रांश को चेतावनी दी थी कि वह प्रतियोगिता में उससे न मिले, लेकिन रुद्रांश उन्हें चेतावनी क्यों नहीं देना चाहेगा? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेशक वहां जयंत और आकाश भी थे। यदि वह उनसे मिलता तो रुद्रांश वहां भी कोई दया नहीं दिखाएगा, भले ही दूसरा पक्ष उसी के विद्यालय की टीम से क्यों न हो। वैसे भी अंत में उसे सूर्यवंशम विद्यालय के नाम से इस वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतनी थी, चाहे वह व्यक्तिगत प्रतियोगिता हो या टीम बैटल रॉयल। रुद्रांश का लक्ष्य केवल जीत था। इसके अलावा टीम बैटल रॉयल में अकेले सोलो जाने की मनाही नहीं थी। इसके विपरीत रुद्रांश को हमेशा से अकेले खेलना पसंद था।
युद्ध के मैदान में एक ऐसा विषाक्त अकेला खिलाड़ी बनना जो पूरे युद्ध की दिशा बदल सके। इस समय रुद्रांश को देखते हुए, जो अभी भी अविश्वसनीय रूप से शांत था, कृतिका की इस जूनियर के बारे में राय बदल गई। कम से कम चरित्र के मामले में रुद्रांश आकाश से बहुत आगे था। आकाश के साथ बातचीत करते समय वह हमेशा उसकी आंखों से निकलने वाली एक अजीब सी ठंडक और आभा महसूस कर सकती थी, जबकि रुद्रांश के साथ ऐसा कोई एहसास नहीं था। मुझे भी शामिल कर लो रुद्रांश, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? इस समय सान्वी भी वहां आ गई। रुद्रांश ने सिर हिलाया, वह इस सान्वी से भी बहुत परिचित नहीं था, लेकिन अगर दूसरा पक्ष यहाँ शरण लेना चाहता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी उसका होना या न होना उसके और उसके नन्हे साथियों के खाने पर कोई असर नहीं डालने वाला था। इसी समय कृतिका ने भी नव्या और निलय की ओर जिज्ञासा भरी निगाहें डालीं। इस क्षण नव्या और निलय के नन्हे मुंह खाने से भरे हुए थे। वे चटकारे लेकर खा रहे थे। उनका रूप बहुत प्यारा था। ये तुम्हारे दो पालतू जीव हैं, है ना? जब ये लड़ रहे होते हैं तो इनकी तुलना में बहुत अंतर होता है, कृतिका ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने रुद्रांश की लड़ाई की रिकॉर्डिंग देखी थी। वह जानती थी कि रुद्रांश इन दो शीर्ष स्तर के परिवर्तित रक्त रेखा वाले पालतू जीवों के भरोसे यहाँ तक पहुंचा है। एक नीली नागिन जो एक विशाल ड्रैगन में बदल सकती थी और आसमानी बिजली उगल सकती थी। एक स्लाइम जो हानिरहित दिखता था लेकिन किसी भी चीज को निगल सकता था। पूर्व ने लोगों को पौराणिक प्रलयनकारी नीलनाग वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अजूर ड्रैगन की याद दिला दी। बाद वाले ने पौराणिक निगलने वाले स्वामी लॉर्ड ऑफ डिवॉरिंग की याद दिला दी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये केवल एक विचार था। किसी ने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि ये दो छोटे जीव पौराणिक शीर्ष दिव्य जीव डिवाइन बीस्ट्स थे। आखिरकार वे अभी बिल्कुल भी राजसी या प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय वे कोमल और प्यारे लग रहे थे। उनमें एक शीर्ष दिव्य जीव की रत्ती भर भी आभा नहीं थी। हालांकि दोनों नन्हे साथियों ने कृतिका पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने अपना सिर खाने में गड़ाए रखा। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन रुद्रांश भी महसूस कर सकता था। इस घटना के बाद उसे देखने वाले आसपास के खिलाड़ियों की आंखों में शत्रुता बहुत बढ़ गई थी। खतरे का आभास और नव्या की चेतावनी। स्वामी, नव्या ने रुद्रांश के दिमाग में फुसफुसाया। वहां कोने में बैठे उस गिगेन साम्राज्य के योद्धा को देखिए। उसकी आंखों में केवल नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा काला जादू है। वह असुर सत्यसंग असुर सत्यसंग जैसा लग रहा है। रुद्रांश ने अपनी आंखें घुमाईं। वास्तव में हॉल के दूसरे छोर पर एक विशालकाय व्यक्ति बैठा था जो उसे घूर रहा था। उसकी त्वचा धूसर रंग की थी और उसकी आंखों में एक हल्की बैंगनी चमक थी। नव्या, निलय, कल से खेल बदल जाएगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में मन ही मन कहा। ये लोग मुझे एक आसान शिकार समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक स्तर 150 का छात्र केवल किस्मत से यहाँ तक आया है। उन्हें नहीं पता कि जिस नाग को वे छेड़ रहे हैं वह पूरी दुनिया को राख करने की क्षमता रखता है। भोज अब समाप्त होने की ओर था। प्रधानाचार्य विजय भार्गव ने दूर से रुद्रांश को देखा और एक संक्षिप्त इशारा किया। इसका मतलब था तैयार रहो। रुद्रांश कृतिका और सान्वी के साथ हॉल से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराए। आकाश और जयंत अभी भी पीछे खड़े होकर उसे नफरत से देख रहे थे। रुद्रांश, कृतिका ने अचानक उसे रोका। कल मैदान में अगर तुम गिर जाओ तो संकोच मत करना, मैं वहां हूंगी। रुद्रांश रुका और कृतिका की आंखों में देखा। धन्यवाद सीनियर, लेकिन मुझे घेरना इतना आसान नहीं है, और अगर वे ऐसा करते हैं तो वे खुद को एक ऐसे पिंजरे में पाएंगे जिससे बाहर निकलने का रास्ता केवल मौत की ओर जाता है। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कठोरता थी जिसने कृतिका को भी एक पल के लिए चौंका दिया। वह समझ गई कि यह लड़का वह नहीं है जो वह देख रहा है। उसके शांत चेहरे के पीछे एक प्रलयनकारी तूफान छिपा था। रुद्रांश अपनी विला की ओर बढ़ गया। उसके हाथ की संग्रह अंगूठी से एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसने अपनी रण स्मृति मंजूषा को सक्रिय किया और आज रात के सभी शत्रुओं के चेहरों को अपनी याददाश्त में अंकित कर लिया। विट, ब्रॉर, आकाश, जयंत और वह रहस्यमयी विशालकाय योद्धा। कल की सुबह रुद्रांश ने आसमान में चमकते उस खूनी चांद की ओर देखते हुए कहा, आर्यावर्त का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा, और जो लोग आज हंस रहे हैं वे कल अपनी जान की भीख मांगेंगे। निलय उसके पैर के पास उछला, मानो वह भी युद्ध के लिए बेताब हो। रुद्रांश ने उसे उठाया और अपने कंधे पर बैठा लिया। अध्याय 253 उद्घाटन समारोह। स्वर्ण द्वीप की राजकुमारी लुचिका। चून की वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता के अनिवार्य नियमों ने किसी भी प्रकार की लड़ाई की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उसके बाद का रात्रिभोज भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवधि के दौरान स्वर्ण द्वीप साम्राज्य की राजकुमारी लुचिका, जिन्हें रात्रिभोज में उपस्थित होना था, अंततः वहां नहीं आईं। कहा गया कि उन्हें कोई अत्यंत आवश्यक कार्य आ गया था,
लेकिन कई प्रतियोगियों ने यह अनुमान लगाया कि स्वर्णद्वीप साम्राज्य की राजकुमारी होने के नाते वह विश्वसनीय रूप से अभिमानी थीं और उन्हें उन जैसे प्रतियोगियों से मिलने की कोई परवाह नहीं थी। रात्रिभोज समाप्त हुआ, सभी प्रतियोगी अपने अपने आवास पर लौट आए। कल की प्रतियोगिता में सावधान रहना। शायद आज रात के एहसान का बदला चुकाते हुए कृतिका ने भी दुर्लभ रूप से अपना मुंह खोला और धीरे से रुद्रांश को याद दिलाया। रुद्रांश ने हमेशा की तरह शांत भाव से सिर हिलाया। सान्वी ने रुद्रांश का अभी भी वही बेपरवाह रवैया देखकर अपनी सुंदर आंखें घुमाईं और कहा, इसे हल्के में मत लो। विभिन्न देशों के कई प्रतियोगी अब तुम्हें निशाना बना रहे हैं। वे सभी प्रतियोगिता में तुम्हें मारना चाहते हैं। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो कुछ बुरा होने पर पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। रुद्रांश केवल सिर हिला सका और बोला, ठीक है, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। सान्वी के सुंदर चेहरे पर एक नखरे वाला भाव चमका और उसने फुफकारते हुए कहा, तुम्हारी चिंता किसे है? मेरी तुम्हारे बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं है। ये तो बस एक साधारण चेतावनी थी। इतना कहकर उसने कृतिका का हाथ खींचा और वहां से चली गई। दोनों युवतियों की सुडौल पीठ को देखते हुए रुद्रांश अवाक रह गया। वह तो बस शुद्ध रूप से धन्यवाद दे रहा था। उसने ये तो नहीं कहा था कि सामने वाले के मन में उसके लिए कोई अच्छी धारणा है ना? लेकिन खैर, इस पर बहुत ज्यादा मत सोचो। हालांकि रुद्रांश इतना बेपरवाह दिख रहा था, लेकिन हकीकत में उसने कभी किसी दुश्मन को कम नहीं आंका था। इसलिए सावधान रहने या न रहने की कोई बात ही नहीं थी। जब तक यह एक लड़ाई थी, रुद्रांश अपना सब कुछ झोंक देने वाला था। ... अनुशासन की पराकाष्ठा था। अगली सुबह रुद्रांश हमेशा की तरह बहुत जल्दी जाग गया और निजी प्रशिक्षण मैदान में 100 किलोमीटर दौड़ने का अपना साधारण दैनिक छोटा प्रशिक्षण पूरा कर चुका था। बगल के विला में रहने वाली कृतिका और सान्वी इत्तेफाक से अपने मीठे सपनों से जागी, जम्हाइली और खिड़की पर आईं। उन्होंने पर्दों के माध्यम से नीचे देखा और प्रशिक्षण मैदान में पसीने से तरबतर उस युवक को देखा। ये लड़का वास्तव में अनुशासित है, सान्वी ने अपना छोटा मुंह फुलाकर बुदबुदाया। हकीकत में जब से वे यहाँ आए थे, वे हर सुबह और दोपहर उस युवक को प्रशिक्षण मैदान में देख सकते थे, लगभग बिना किसी नागे के। कृतिका ने भी उस आकृति को एकटक देखा। सच कहूं तो इस स्तर पर बहुत कम ऐसे रूपांतरणकर्ता ट्रांसफरर्स हैं जो अभी भी इतनी लगन से प्रशिक्षण लेते हैं, विशेष रूप से वे जो शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल ट्रेनिंग पर अड़े रहते हैं। आपको ये जानना चाहिए, शारीरिक प्रशिक्षण से किसी के गुण एट्रीब्यूट्स नहीं बढ़ते। यह एक ऐसी दुनिया है जहां खेल और वास्तविकता का विलय हो गया है। यदि आप अपने गुणों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप केवल स्तर बढ़ाकर, दिव्य औषधि लेकर या उपकरण पहनकर ही सुधार कर सकते हैं। यदि केवल प्रशिक्षण से गुण प्राप्त किए जा सकते तो दुनिया में हर दिन प्रशिक्षण लेने वाले लोग आसमान नहीं छू रहे होते। इसके अलावा जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, दोनों पक्षों के बीच की प्रतिस्पर्धा इस बात पर निर्भर करती है कि किसके कौशल स्किल्स अधिक मजबूत हैं और किसके गुण अधिक ऊंचे हैं। इसलिए कई लोगों को लगता है कि ये तथाकथित प्रशिक्षण बहुत आवश्यक नहीं है और वे समय की बर्बादी भी हैं। वैसे भी लड़ते समय दोनों पक्षों के कौशल सीधे टकराते हैं, जो जितना भव्य होगा उतना ही बेहतर होगा। सच कहूं तो यहाँ तक कि कृतिका और सान्वी का हालिया प्रशिक्षण भी थोड़ा ढीला पड़ गया था। एक बार जब कोई व्यक्ति आलसी हो जाता है तो वह उसमें डूबे बिना नहीं रह पाता। आखिरकार आलसी होना वास्तव में बहुत आनंददायक है। इसके अलावा आसपास के अन्य रूपांतरणकर्ता भी ज्यादा प्रशिक्षण नहीं करते थे, जिससे उन दोनों को भी राहत महसूस हुई। युद्ध का शंखनाद, स्वर्णद्वीप अखाड़ा। समय सुबह के 8 बज चुके थे। आज वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता का उद्घाटन का दिन है। उद्घाटन समारोह सुबह 9:30 बजे निर्धारित है। फिर आधिकारिक शुरुआत 10 बजे होगी, इसलिए उन्हें 8:30 बजे एकत्र होना था, 9 बजे प्रवेश करना था और उद्घाटन समारोह की प्रतीक्षा करनी थी। जल्द ही 8:30 बजे कृतिका, आकाश, सान्वी और जयंत सभी जल्दी एकत्र हो गए। जहां तक रुद्रांश की बात है, वह अभी भी ठीक 8:30 बजे समय पर पहुंचा। आकाश और जयंत ने रुद्रांश को एक भयावह नजर दी, फिर ठंडी मुस्कान बिखेरी। रुद्रांश ने हमेशा की तरह इन दो मूर्खों को नजरअंदाज किया। जो लोग मरने वाले हैं, उनसे अब एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं थी। एक शब्द और कहना थूक की बर्बादी होगी। इस वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्णद्वीप साम्राज्य की शाही अकादमी के स्वर्णद्वीप अखाड़े में किया जा रहा है। यह अखाड़ा केवल तभी खुलता है जब बड़े आयोजन होते हैं। ये स्पष्ट है कि स्वर्णद्वीप साम्राज्य जैसी शक्तिशाली संस्था भी ऐसी वैश्विक प्रतियोगिताओं को बहुत गंभीरता से लेती है। इस समय अखाड़ा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों की सीटें जनसैलाब बनी हुई थीं। पूरा अखाड़ा एक साथ लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता रखता है। दर्शक दुनिया के कोने कोने से, विभिन्न देशों और जातियों से आए थे। सभी ने अपने देश के प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाने के लिए भारी कीमत पर टिकट खरीदे थे। अखाड़े की तीसरी और चौथी मंजिल पर वीआईपी बॉक्स हैं।
विभिन्न देशों की अकादमियों के नेता उन बॉक्सों में बैठकर प्रतियोगिता देख रहे थे। अनगिनत मीडिया लाइव प्रसारण कैमरों को पहले ही समायोजित किया जा चुका था, बस उद्घाटन समारोह के शुरू होने की प्रतीक्षा थी। हर दर्शक का चेहरा प्रत्याशा और उत्साह से भरा था। आर्यावर्त की 10 टीमें भी एक एक करके प्रवेश कर रही थीं। और जब सबने प्रवेश किया तो सबसे लोकप्रिय कोई और नहीं बल्कि रुद्रांश था, नकारात्मक रूप से। जैसे ही उसने इस अविश्वसनीय रूप से विलासी और भव्य अखाड़े में कदम रखा, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि चारों ओर से अनगिनत निगाहें उस पर डाली जा रही हैं। जिज्ञासा, तिरस्कार, मजाक, अवमानना, संदेह, हर तरह की निगाहें वहां मौजूद थीं। बेशक ये निगाहें केवल एक पल के लिए रुद्रांश को देखतीं और फिर हट जातीं। आखिरकार रुद्रांश को एक लोकप्रिय प्रतियोगी नहीं माना जाता था। असली लोकप्रिय वे थे जो चैंपियनशिप के पसंदीदा उम्मीदवारों की सूची में विभिन्न देशों के प्रसिद्ध प्रतियोगी थे। उदाहरण के लिए 1. फ्रान एर्सिन, असुर साम्राज्य का नंबर 1 सीड प्रतियोगी। 2. इवान, पशु मानव साम्राज्य का नंबर 1 सीड प्रतियोगी। 3. गल्सवर्थ, एल्फ साम्राज्य का नंबर 1 सीड प्रतियोगी। ये नंबर 1 सीड प्रतियोगी लगभग सभी एक और पहचान रखते हैं, उस साम्राज्य के राजकुमार या राजकुमारी। स्वर्ण कन्या, राजकुमारी लुचिका, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली निस्संदेह स्वर्ण द्वीप साम्राज्य की राजकुमारी थी, लुचिका। यह एक स्वर्ण कन्या ड्रैगन गर्ल थी जिसका रूप अत्यंत सुंदर था। उसका स्वभाव कुलीन था और उसकी स्थिति पारलौकिक थी। वह स्वर्ण द्वीप साम्राज्य के सिंहासन की उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य मानी जाने वाली ज्येष्ठ राजकुमारी है और कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वही स्वर्ण द्वीप साम्राज्य की भविष्य की सम्राज्ञी होगी। जैसे ही लुचिका अखाड़े के मध्य मंच पर आई, पूरा स्टेडियम स्वर्ण द्वीप अमर रहे के नारों से गूंज उठा। लुचिका ने चांदी का कवच पहना था जिसके ऊपर नीले रंग की रेशमी चादर केप लहरा रही थी। उसके सिर पर छोटे छोटे सुनहरे सींग थे जो उसकी स्वर्ण वंश की शुद्धता को दर्शाते थे। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे वे किसी को भी भस्म कर सकती हों। उसने रुद्रांश की ओर भी नहीं देखा, मानो वह वहां मौजूद ही न हो। उसके लिए ये प्रतियोगिता केवल उसकी शक्ति का प्रदर्शन थी, कोई चुनौती नहीं। रुद्रांश ने अपनी संग्रह अंगूठी को छुआ। नव्या ने उसके मन में फुसफुसाया, स्वामी, ये लड़की, इसके भीतर बहुत प्राचीन और खतरनाक शक्ति छिपी है। ये स्वर्ण वंश की शुद्ध रक्तरेखा है। रुद्रांश ने मन ही मन उत्तर दिया, शांति रखो नव्या। शक्ति चाहे कितनी भी प्राचीन क्यों न हो, वह हमारे प्रलयनकारी नाग के सामने नहीं टिकेगी। आज का सूरज ये तय करेगा कि दुनिया का असली सम्राट कौन है। उद्घाटन समारोह की आतिशबाजी शुरू हो गई। पूरा आसमान जादुई रोशनी से भर गया। विजय भार्गव ने वीआईपी बॉक्स से रुद्रांश को देखा और अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। वह जानते थे कि रुद्रांश ने अपनी असली शक्ति को अभी तक दुनिया से छिपा कर रखा है। देवियों और सज्जनों, अखाड़े के उद्घोषक की आवाज गूंजी। वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता का उद्घाटन होता है। आज के पहले चरण में व्यक्तिगत द्वंद्व और पहला मुकाबला है। रुद्रांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने अपने नरक नाग भाला की मूठ पर हाथ रखा। भीड़ का शोर उसके कानों में एक संगीत की तरह बज रहा था। शत्रुता, नफरत और तिरस्कार, इन सब ने मिलकर रुद्रांश के भीतर की उस आग को और भड़का दिया था जो अब बुझने वाली नहीं थी। राजकुमारी लुचिका ने हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया, लेकिन उसकी नज़रों ने एक पल के लिए रुद्रांश के साथ संपर्क किया। वह एक पल की टक्कर थी, लेकिन उस एक पल में दोनों ने एक दूसरे की शक्ति का अंदाजा लगा लिया। लुचिका की आंखों में आश्चर्य की एक लकीर उभरी, जिसे किसी ने नहीं देखा। तो यह है वह अहंकारी प्रथम वर्ष का छात्र, उसने मन ही मन सोचा। इसके भीतर की ऊर्जा ये स्वर्ण द्वीप के राजाओं जैसी क्यों महसूस हो रही है। अध्याय 254, उद्घाटन मुकाबला। रुद्रांश बनाम सुमित। दर्शकगण उस कुलीन और पवित्र राजकुमारी लुचिका की ओर सम्मान भरी निगाहों से देखते हुए आपस में चर्चा कर रहे थे। ये राजकुमारी लुचिका वाकई बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि लुचिका को स्वर्ण द्वीप साम्राज्य के कई प्राचीन स्वर्ण सम्राटों का आशीर्वाद प्राप्त है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 3 से 5 वर्षों में वह इस साम्राज्य की महिला सम्राट होगी। वैसे लॉटरी ड्रॉ ऑफ लॉट्स शुरू होने वाली है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 100 से अधिक देश योग्य पाए गए हैं, जिनमें कुल 1024 प्रतिभागी हैं। पहले दिन कम से कम 500 मैच आयोजित किए जाएंगे। वाह, ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत व्यस्त है। लगता है कि मैच बहुत अधिक हैं, लेकिन वास्तव में वे जल्दी समाप्त हो जाएंगे। आखिरकार लॉटरी प्रणाली के तहत ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति से मिलता है तो विजेता का निर्णय 10 सेकंड से भी कम समय में हो सकता है। वास्तव में बस ये लॉटरी का तरीका थोड़ा अनुचित है। लॉटरी प्रणाली वास्तव में अनुचित है। आखिरकार यदि कुछ प्रतियोगी भाग्यशाली हैं और लगातार अपने से कमज़ोर विरोधियों को चुनते रहते हैं तो वे आसानी से शीर्ष 100 में प्रवेश कर सकते हैं। यदि वे थोड़े और भाग्यशाली रहे तो वे शीर्ष 8 तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि
यदि कुछ प्रतियोगी दुर्भाग्यशाली हैं और हर बार बहुत शक्तिशाली विरोधियों को चुनते हैं तो उनके लिए यह बहुत कठिन होगा। यहाँ तक कि कुछ चैंपियनशिप के पसंदीदा खिलाड़ी पहले ही दिन आपस में टकरा सकते हैं, और जो प्रतियोगी कम से कम शीर्ष 100 तक पहुंचने चाहिए थे वे उन्मूलन एलिमिनेशन के पहले दौर में ही हार जाएंगे। हालांकि प्रारंभिक मैच वास्तव में अनुचित हैं, लेकिन जो अंत तक पहुंच सकते हैं और चैंपियनशिप जीत सकते हैं उनका मूल्य निर्विवाद है। ये सही है, क्योंकि सच्ची शक्ति रखने वाले हमेशा फाइनल तक अपना रास्ता बना ही लेते हैं, और जो प्रतियोगी भाग्य के सहारे फाइनल तक पहुंचते हैं वे अंततः उस शक्तिशाली प्रतियोगी के हाथों पराजित हो जाते हैं। ठीक है, अब चुप हो जाओ। उद्घाटन समारोह समाप्त हो गया है और लॉटरी समारोह शुरू हो गया है। चाहे ये स्वर्ण कन्या राजकुमारी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब वह उद्घाटन समारोह के दौरान कदम दर कदम भाषण का मसौदा पढ़ रही थी तो बहुत कम प्रतियोगी उसे सुनते रहने के इच्छुक थे। अब जब भाषण अंततः समाप्त हो गया है और लॉटरी समारोह का समय आ गया है तो दर्शकों में भी जोश वापस आ गया है। ये लॉटरी 4 समूहों में विभाजित है, क, ख, ग और घ, ए, बी, सी, डी। प्रत्येक समूह में लगभग 256 लोग हैं। मैदान पर कुल 4 सुपर लार्ज अखाड़े हैं जिससे एक साथ 4 मैच आयोजित किए जा सकते हैं। इसके अलावा यथासंभव निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चैंपियनशिप के पसंदीदा खिलाड़ियों को चारों समूहों में बिखेर दिया गया है। चारों समूहों के भीतर प्रत्येक समूह से शीर्ष 2 प्रतियोगी अंत में योग्य होंगे ताकि वे अंतिम शीर्ष 8 मैचों में आगे बढ़ सकें। प्रत्येक प्रतियोगी अब अपना सूचना पैनल खोल सकता है, आधिकारिक प्रतियोगिता वेबसाइट से जुड़ सकता है और जांच सकता है कि उसे किस समूह में रखा गया है। मैं समूह क में हूँ, कृतिका ने धीरे से कहा। मैं समूह ख में हूँ, सान्वी ने भी कहा। मैं समूह ग में हूँ, आकाश ने शांत भाव से कहा। मैं समूह घ में हूँ, जयंत ने कहा। ये सुनकर कि उनमें से कोई भी एक ही समूह में नहीं था, उन सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि जब प्रत्येक समूह केवल 4 लोगों तक सीमित हो जाएगा तो आंतरिक संघर्ष परिहार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस का सिद्धांत अब लागू नहीं होगा। इसलिए यदि वे एक ही समूह में होते और अंत तक पहुंच सकते तो उनके आपस में टकराने की उच्च संभावना होती। अब जब वे एक ही समूह में नहीं हैं, रुको, ये सही नहीं है। अभी भी एक व्यक्ति है जिसने यह नहीं बताया कि वह किस समूह में है। चारों लोगों ने सामूहिक रूप से चुपचाप खड़े रुद्रांश की ओर देखा। रुद्रांश ने हल्के से कहा, मैं समूह घ में हूँ। जैसे ही वह बोला, जयंत ने तुरंत उपहास किया और हंसते हुए कहा, तो चलिए प्रार्थना करते हैं कि हम न मिलें, वरना। रुद्रांश ने उसकी ओर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। उसी समय समूहों को सार्वजनिक स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। वे आ रहे हैं। उद्घाटन समारोह के पहले मैच के रूप में ड्रॉ अलग से किया जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, एक अच्छी शुरुआत आधा काम पूरा कर देती है। इस भव्य आयोजन के पहले मैच का ड्रॉ माहौल को गरमाने के लिए अलग से किया जाना चाहिए। इस संबंध में कुछ प्रतियोगी आशा करते हैं कि उनका नाम निकले। ये वे प्रतियोगी हैं जिनमें शक्ति है, जबकि कुछ प्रतियोगी नहीं चाहते कि उनका नाम निकले। ये वे प्रतियोगी हैं जिनमें शक्ति की कमी है। शक्तिशाली प्रतियोगी इस उद्घाटन मैच में दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने की उम्मीद करते हैं, जबकि अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहते हैं। कमज़ोर प्रतियोगी सबकी नज़रों के सामने हारना नहीं चाहते। ऐसा करना निस्संदेह उन्हें मजाक का पात्र बना देगा। इस समय स्वर्ण कन्या राजकुमारी लुचिका ने अपना गोरा और नाजुक हाथ जादुई गोले मैजिक ऑर्ब पर रखा था। उसके तुरंत बाद बज़ जादुई गोले ने सीधे प्रकाश उत्सर्जित किया और स्क्रीन पर मैच सूची में एक नाम दिखाई दिया। ग्रेटर दैन नाम, सुमित स्तर 173, पेशा तलवार देव, स्वॉर्ड गॉड, देश निप्पॉन संबद्ध अकादमी, क्योटो शाही अकादमी। ग्रेटर दैन पहला खिलाड़ी वास्तव में निप्पॉन का तलवार देव है, सुमित। हालांकि उसका स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन इस लड़के के गुरु बहुत प्रसिद्ध हैं। ओह क्या बात है, उसके गुरु शिंजो हैं, जो निप्पॉन के तीसरे सबसे बड़े तलवार देव हैं। हे भगवान, वह वास्तव में शिंजो का नया छात्र है। फिर वह कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सबने चर्चा की और राजकुमारी लुचिका का भाव शांत रहा क्योंकि उसने फिर से जादुई गोले को अपने हाथ से धीरे से सहलाया। जादुई गोला एक बार फिर चमक उठा। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम अचानक प्रकट हुआ जिसने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। ग्रेटर दैन नाम, रुद्रांश, स्तर 150, पेशा पशु सम्राट, बीस्ट एम्परर, देश आर्यावर्त संबद्ध अकादमी, सूर्यवंशम विद्यालय। ग्रेटर दैन जब जानकारी की यह पंक्ति दिखाई दी, वह पूरा आयोजन स्थल तुरंत शोर से भर गया और उत्साह से उबलने लगा। उन दर्शकों के लिए जो इस आयोजन का अनुसरण कर रहे थे, ये स्वाभाविक था कि वे पहले से ही जानते थे कि सूर्यवंशम विद्यालय का नंबर 1 सीड प्रतियोगी एक प्रथम वर्ष का नवागत छात्र था, और वह एक पशुस्वामी बीस्ट मास्टर भी था जो केवल स्तर 150 का था। प्रतियोगियों का तो कहना ही क्या, वे पहले हर दिन समूह में इसकी चर्चा कर रहे थे।
उन्हें बस यह उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का वास्तव में उद्घाटन मैच के लिए मंच पर होगा। इसके अलावा उसका प्रतिद्वंद्वी निप्पॉन का एक प्रतियोगी है जिसका आर्यावर्त के साथ काफ़ी पुराना बैर है। यहाँ यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि इस सूची को देखकर सबसे खुश निप्पॉन के दर्शक थे। वे जीत गए, वे निश्चित रूप से जीत गए। आप जानते हैं, हालांकि सुमित केवल स्तर 170 के आसपास है, लेकिन उसकी शक्ति स्तर 180 के विशेषज्ञ के बराबर हो सकती है। आखिरकार वह शिंजो का छात्र है। अब एक पशु स्वामी से निपटना जो केवल स्तर 150 का है, क्या यह एक निश्चित जीत नहीं है? बिल्कुल सही। उनका निप्पॉन और आर्यावर्त हमेशा एक दूसरे को नापसंद करते रहे हैं। अब उद्घाटन मैच में आर्यावर्त के एक प्रतियोगी को बुरी तरह हराने में सक्षम होना निस्संदेह उनके गुस्से को निकालने का एक शानदार तरीका है। और सुमित तो मौके पर ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा है, यह एक पक्की जीत है। सुमित, उसे पीटो, इस अहंकारी लड़के को सीधे बाहर कर दो। इस समय अन्य देशों के कुछ प्रतियोगियों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिरकार पिछले कुछ दिनों से हर कोई इस अहंकारी आर्यावर्त प्रतियोगी को नापसंद कर रहा था। चिंता मत करो, 1 मिनट के भीतर मैं गारंटी देता हूं कि वह खत्म हो जाएगा, सुमित ने आत्मविश्वास से कहा। अखाड़े का तनाव और रुद्रांश का मौन। स्टेडियम का शोर रुद्रांश के कानों में एक गूंज की तरह टकरा रहा था। वह शांति से अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर न तो डर था और न ही कोई उत्तेजना। वह जानता था कि यह केवल एक खेल नहीं है, बल्कि आर्यावर्त के सम्मान की रक्षा का क्षण है। नव्या उसके कंधे पर बैठी थी, उसकी नीली आंखें सुमित को घूर रही थीं। सुमित ने अपनी तलवार निकाली, जो सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। वह अपनी विशिष्ट निप्पॉन शैली के युद्ध कवच में था, जो फुर्ती और सुरक्षा का एक संतुलन था। रुद्रांश, कृतिका ने उसे पास से गुजरते हुए धीरे से कहा। सुमित की चमकती तलवार शैली से सावधान रहना, वह गति में बहुत तेज है। रुद्रांश ने एक संक्षिप्त सिर हिलाया। उसने अखाड़े की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ स्टेडियम का शोर कम होता गया और रुद्रांश का ध्यान केंद्रित होता गया। जैसे ही वह अखाड़े के केंद्र में पहुंचा, सुमित पहले से ही वहां खड़ा उसका मजाक उड़ा रहा था। तो तुम हो वह प्रतिभा जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। स्तर 150। सच में आर्यावर्त के पास क्या योद्धा खत्म हो गए हैं जो उन्होंने एक बच्चे को भेज दिया? सुमित ने अपनी तलवार को घुमाते हुए कहा। स्टेडियम में मौजूद निप्पॉन के दर्शकों ने हूटिंग शुरू कर दी। इसे घर वापस भेजो, दूध पीता बच्चा। रुद्रांश ने अपना नरक नाग भाला निकाला। काले रंग का ये भाला एक अजीब सी ठंडी आभा छोड़ रहा था। उसने सुमित की ओर देखा और पहली बार अपना मुंह खोला। तुम्हारी जबान तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज चलती है। उम्मीद है कि तुम्हारी तलवार भी इतनी ही फुर्तीली होगी। राजकुमारी लुचिका ने अखाड़े के किनारे से इस दृश्य को देखा। उसकी गहरी नीली आंखों में एक चमक थी। उसने महसूस किया कि रुद्रांश के चारों ओर की हवा ठंडी हो रही थी। ये केवल घबराहट नहीं थी, यह एक हिंसक तूफान के आने से पहले की शांति थी। मैच शुरू करें, रेफरी की आवाज़ गूंजी। सुमित ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। उसकी तलवार से एक सुनहरी रोशनी निकली। शिंजो की पहली तकनीक, सूर्य का उदय। वह एक बिजली की गति से रुद्रांश की ओर बढ़ा। उसकी तलवार ने हवा में एक अर्धवृत्ताकार चाप बनाया, जिसका उद्देश्य रुद्रांश के गले को निशाना बनाना था। रुद्रांश अपनी जगह से हिला भी नहीं। जब तलवार उसके गले से मात्र कुछ इंच दूर थी, उसने अपने भाले को हल्के से घुमाया। क्लैंक, धातुओं के टकराने की आवाज़ पूरे अखाड़े में गूंज उठी। सुमित को लगा जैसे उसने किसी पहाड़ से टक्कर मार दी हो। उसके हाथ सुन्न हो गए। क्या? सुमित ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह पीछे हटा और फिर से हमला करने की तैयारी करने लगा। ये संभव नहीं है, तुम केवल स्तर 150 के हो। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। स्तर केवल एक संख्या है सुमित, असली ताकत तुम्हारे भीतर की आग में होती है। रुद्रांश ने नव्या को एक मानसिक संकेत दिया। नव्या ने एक धीमी आवाज निकाली, जो धीरे धीरे एक गर्जना में बदल गई। अखाड़े के ऊपर के बादल काले होने लगे। वज्र हुंकार की ऊर्जा वातावरण में भर गई। दर्शकों का शोर अब शांत हो गया था। वे देख सकते थे कि मैच वह नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। सुमित, जो एक तलवार देव था, एक पशु स्वामी के सामने संघर्ष कर रहा था। आकाश और जयंत वीआईपी स्टैंड से ये देख रहे थे। ये कैसे हो सकता है? जयंत ने फुसफुसाया। सुमित को अब तक उसे खत्म कर देना चाहिए था। आकाश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसे समझ आ गया था कि रुद्रांश ने अपनी असली शक्ति को अब तक पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था। मैदान पर सुमित अब हताश हो रहा था। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंतिम प्रहार, क्योटो का विनाश। उसकी तलवार से एक विशाल ऊर्जा की लहर निकली जो सीधे रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश ने अपना भाला सीधा किया। नव्या। अब नव्या ने एक विशाल नीले ड्रैगन का रूप ले लिया। उसकी नीली बिजली ने सुमित की ऊर्जा की लहर को एक पल में सोख लिया। रुद्रांश ने अपनी गति बढ़ाई और सुमित के सामने पहुंच गया।
इससे पहले कि सुमित अपनी तलवार वापस ला पाता, रुद्रांश के भाले की नोक उसके गले के पास थी। तुम हार गए, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। निप्पॉन के दर्शक जो कुछ समय पहले चिल्ला रहे थे, अब चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। आर्यावर्त के दर्शकों ने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। राजकुमारी लुचिका के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई। दिलचस्प, उसने बुदबुदाया। उद्घाटन मैच समाप्त हो गया था। रुद्रांश ने केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि उसने पूरी दुनिया को एक चेतावनी दी थी। वह यहाँ केवल भाग लेने नहीं आया था, वह यहाँ जीतने आया था। कोष्टक अध्याय 255 भयानक शांति। पहला उद्घाटन मुकाबला। आर्यावर्त के रुद्रांश बनाम निप्पॉन के सुमित। पशु सम्राट बनाम तलवार देव। जैसे ही दोनों अखाड़े के केंद्र में खड़े हुए, पूरा स्टेडियम उबलते हुए शोर और जयकारों से गूंज उठा। लाखों दर्शक अपनी सीटों से उठकर चिल्ला रहे थे, इसे कुचल दो। ये बच्चा वास्तव में एक नवागत छात्र फ्रेशमैन के रूप में भाग लेने की हिम्मत कर रहा है। इसमें जिगर तो है, लेकिन बेहतर होगा कि इसे जल्दी घर भेज दिया जाए। ये सूर्यवंशम विद्यालय वास्तव में अन्य प्रतियोगियों को इंसान नहीं समझता। एक नवागत छात्र को यहाँ भेज दिया। क्या ये केवल पिटने के लिए आया है? कहा जाता है कि यह सूर्यवंशम का नंबर 1 सीड है। अगर सुमित ने इसे सीधे जान से मार दिया तो सूर्यवंशम विद्यालय की भारी फजीहत होगी। वर्गभेद और नफरत की गूंज। यद्यपि विभिन्न देशों के दर्शक अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, लेकिन यह न भूलें कि हर रूपांतरणकर्ता ट्रांसफरर के पास सामान्य कौशल, भाषा विश्लेषण, लैंग्वेज पार्सिंग होता है। इसलिए एक दूसरे के चिल्लाने के बावजूद वे सभी समझ सकते थे कि दूसरा क्या कह रहा है। इन दर्शकों की नज़रों में यदि सूर्यवंशम विद्यालय ऐसे नवागत बच्चे को भेजने की हिम्मत करता है, तो क्या यह उनके देशों के कनिष्ठ स्तर के प्रतियोगियों का अपमान नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि उनके देशों के अधिकांश प्रतियोगी असाधारण रूप से धनी परिवारों के वंशज हैं और उनकी न्यूनतम प्रारंभिक प्रतिभा एस रैंक है। भविष्य में वे अपने संबंधित देशों के स्तंभ होंगे। उन्हें पुरुषों में सिंह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। और रुद्रांश के बारे में क्या? जांच के अनुसार वह महज एक साधारण परिवार का बच्चा है। साधारण पृष्ठभूमि, कोई गॉडफादर नहीं, कोई राजनीतिक रसूख नहीं। इन प्रमुख साम्राज्यों के दर्शकों की नज़रों में वह जन्म से ही हीन था। इन साम्राज्यों के दर्शक मूल रूप से वर्ग व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं। कारण सरल है, वे लोग हैं जिन्हें इस तरह की शाही वर्ग व्यवस्था से लाभ होता है। उनके साम्राज्यों में रुद्रांश जैसे आम लोगों को शहर में रहने का अधिकार तक नहीं है। वे केवल बाहर के बीहड़ गांवों में काम कर सकते हैं, बड़े धनी परिवारों की सेवा करने वाले गुलाम बनकर। इसके अलावा उन दर्शकों में से जो हजारों मील की यात्रा करके और टिकट खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करके आए थे, कौन अच्छे परिवार से नहीं था? उनमें से किसी को भी चुन लें तो उनके परिवार के पास काफ़ी संपत्ति और शक्ति थी। आर्यावर्त के दर्शकों के चेहरे भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। आखिरकार वे भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे कि सूर्यवंशम विद्यालय ने रुद्रांश को शीर्ष वरीयता टॉप सीड के स्थान पर क्यों रखा है। अब हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि रुद्रांश इस उद्घाटन मैच में जीवित बच सके। हाँ, बस इतनी बुरी तरह न हारे कि आर्यावर्त का नाम मिट्टी में मिल जाए। आप लोग इस पशु स्वामी को शायद बहुत कम आंक रहे हैं, है ना? मत भूलिए, इस लड़के ने असुर सत्य संघ के स्तर 180 के 2 महाधर्माध्यक्षों को मार गिराया था। अरे छोड़ो भी, क्या वे अपराधी इन वैश्विक शीर्ष प्रतिभाओं की बराबरी कर सकते हैं? बात तो सही है, आखिरकार एक ही स्तर पर भी मजबूत और कमज़ोर विरोधी होते हैं। बस ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वे खुलेआम कह रहे हैं कि वे रुद्रांश को मारना चाहते हैं। नया युद्ध, बिना नियमों का खेल। ये वास्तव में एक अलग प्रकार का युद्ध था। वर्तमान में, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वे सीमाओं पर केवल मामूली झड़पें ही कर सकते हैं। एक वास्तविक बड़े पैमाने का युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो प्रश्न यह है, वैश्विक संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए? चूंकि यह युद्ध के माध्यम से नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे केवल प्रतियोगिता के माध्यम से ही किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से, यह अविश्वसनीय रूप से भव्य वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता देशों के बीच नया युद्ध बन गई है। इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई दया नहीं दिखाई जा सकती और नियम पूरी तरह से खुले हैं। विरोधियों को मारने की अनुमति है। उनके संबंधित देश भी अपने प्रतियोगियों को विरोधियों को मारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आखिरकार यह उनके अपने राष्ट्रीय हितों का मामला है और आप दयालु होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुम्फ, रुद्रांश, जल्दी ऊपर आओ और अपनी मौत को गले लगाओ। सुमित एक बहुत ही मानक निप्पॉन शैली की पोशाक में था। उसने एक भारी योद्धा रेशमी परिधान पहना हुआ था। हालांकि वह कोई पारंपरिक समुराई वर्ग का नहीं था, लेकिन निप्पॉन के पुरुषों द्वारा ऐसी पोशाक को योद्धा की आत्मा माना जाता है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक खोज है। सुमित के पास उसकी कमर में एक कटाना तलवार टिकी हुई थी। वह उसका उत्कृष्ट 2 स्टार हथियार था जिसका नाम था हिमकिरण।
ध्यान दें, हालांकि सुमित एक तलवार देव वर्ग का योद्धा है, लेकिन इस वर्ग के लिए कई हथियार उपलब्ध हैं। लंबी तलवारें, छोटी तलवारें, गदा, कुल्हाड़ी और कटाना। अधिकांश तलवार देव हल्की तलवार शैली पसंद करते हैं, लेकिन सुमित कटाना शैली का विशेषज्ञ था। उसके गुरु शिंजो निप्पॉन के 3 सबसे मजबूत तलवार देवों में से एक माने जाते हैं। सुमित खुद भी काफी प्रसिद्ध था। वह अपने अनुशासन के लिए जाना जाता था। उसकी मेहनत और आत्मनियंत्रण को शिंजो ने पहचाना था और उनके मार्गदर्शन में इसकी शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ था। अब उसने निप्पॉन के दूसरे बीज सेकंड सीड के रूप में इस विश्व मंच पर कदम रखा था। अधिक मानसिक शक्ति। इस समय सुमित ने दूर से ही रुद्रांश पर चिल्लाकर उसे ललकारा। रुद्रांश का भाव अविश्वसनीय रूप से शांत रहा। भले ही पूरे अखाड़े में इतने सारे दर्शक उसके खिलाफ शोर मचा रहे थे और उसे गालियां दे रहे थे, इससे क्या फर्क पड़ता था। ये रुद्रांश की मानसिक स्थिति को रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर सका। यहाँ तक कि रुद्रांश की नज़रों में ये दर्शक जो शोर मचाना पसंद करते थे, वे केवल भौंकने वाले कुत्तों के झुंड की तरह थे। वे बस शोर करना जानते थे। लेकिन क्या भौंकने से मैच का परिणाम बदल सकता है? स्पष्ट रूप से नहीं। इसलिए सबकी नज़रों के सामने रुद्रांश बड़े इत्मीनान से मंच पर चलकर गया। इस लड़के की मानसिकता सचमुच गजब की है ना? मैंने उसे कभी घबराते हुए नहीं देखा। उसका मनोवैज्ञानिक लचीलापन, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बस शीर्ष स्तर का है। क्या ये संभावना है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि उसका मनोवैज्ञानिक लचीलापन मजबूत है, बल्कि इसलिए कि रुद्रांश ने इन शोर मचाने वाले दर्शकों को शुरू से अंत तक इंसान ही नहीं समझा। सूर्यवंशम विद्यालय के कई शिक्षक जो टीम के साथ आए थे, उन्होंने भी भावुक होकर चर्चा की। जाह्नवी भावुक होकर आह भरने से खुद को नहीं रोक। वास्तव में कभी रुद्रांश को घबराया हुआ नहीं देखा था। कभी नहीं। चाहे वह किसी भी तरह की स्थिति का सामना कर रहा हो, ये युवक हमेशा अविश्वसनीय रूप से शांत रहता था और लोगों को एक बहुत ही स्थिर एहसास देता था। यह ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है जो 18 या 19 साल के युवक के पास हो? हालांकि जैसे ही रुद्रांश मंच पर पहुंचा, आसपास का शोर और भी बढ़ गया। शांति, शांति, मैच शुरू होने वाला है। कृपया दर्शकगण प्रतियोगियों के प्रदर्शन को प्रभावित न करें। अगर कोई भी शोर करना जारी रखता है तो उसे तुरंत आयोजन स्थल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस समय मंच पर मौजूद एक स्वर्ण द्वीप साम्राज्य के रेफरी ने अंततः इन दर्शकों को फटकार लगाई और एक गर्जना की। प्रलय की तैयारी। अखाड़े की सतह एक विशेष प्रकार के काले संगमरमर से बनी थी, जो जादू को सोखने में सक्षम थी। रुद्रांश ने उस पर अपने कदम रखे। उसने अपनी संग्रह अंगूठी से नरक नाग भाला निकाला। भाले की काली चमक सुमित की हिमकिरण कटाना की सफ़ेद चमक के साथ विपरीतता पैदा कर रही थी। रुद्रांश ने अपने कंधे पर बैठी नव्या को हल्के से थपथपाया। नव्या ने अपनी छोटी जीभ निकाली और सुमित की ओर एक ठंडी नज़र डाली। वह भी अपने स्वामी के प्रति उस अपमान को महसूस कर सकती थी। स्वामी, क्या मैं इसका गला अभी चीर दूं? नव्या ने मानसिक रूप से पूछा। रुद्रांश ने मन ही मन जवाब दिया, नहीं नव्या, हमें दुनिया को ये दिखाना है कि आर्यावर्त की शक्ति क्या है। इसे धीरे धीरे खत्म करेंगे। इसकी अकड़ ही इसकी मौत बनेगी। सुमित ने अपनी कटाना म्यान से निकाली। रुद्रांश, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। निप्पॉन के गौरव के सामने तुम जैसे आम आदमी की कोई जगह नहीं है। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसकी शांति अब और भी भयानक लग रही थी। वह बिना किसी कवच के साधारण कपड़ों में खड़ा था, लेकिन उसका भाला एक ऐसी ऊर्जा छोड़ रहा था जिसे केवल स्तर 180 से ऊपर के लोग ही महसूस कर सकते थे। स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में बैठे निप्पॉन के अधिकारियों ने गर्व से सिर ऊंचा किया। वहीं विजय भार्गव ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए रुद्रांश को देखा। वे जानते थे कि जब रुद्रांश इतना शांत होता है तो वह सबसे घातक होता है। रेफरी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। नियम सरल हैं, कोई भी पक्ष हार मान सकता है, या जब एक पक्ष लड़ने में असमर्थ हो जाए तो मैच समाप्त हो जाएगा। मारना मना नहीं है, लेकिन अखाड़े के बाहर हमला वर्जित है। सुमित ने अपनी मुद्रा बनाई। उसकी कटाना से बर्फ की ठंडी भाप निकलने लगी। शिंजो की तकनीक, बर्फीली हवा का झोंका। रुद्रांश ने केवल अपना भाला नीचे की ओर झुकाया। उसकी मांसपेशियां अब तनाव मुक्त थीं, लेकिन उसकी गति एक भूखे चीते जैसी थी जो शिकार पर झपटने वाला हो। शुरू करो, रेफरी की आवाज़ गूंजी। सुमित एक बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी कटाना ने हवा में एक सफ़ेद चाप बनाया। खत्म हो जाओ। रुद्रांश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने केवल अपना भाला घुमाया। धांग, एक विशाल धमाका हुआ। सुमित की कटाना रुद्रांश के भाले के शाफ्ट से टकराए। सुमित को लगा जैसे उसने किसी वज्र के पहाड़ पर प्रहार किया हो। उसके हाथों की हड्डियां चरचराने लगीं। रुद्रांश की आंखों में अभी भी वही भयानक शांति थी। बस इतना ही? रुद्रांश ने ठंडे स्वर में पूछा। सुमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे संभव है? मेरा बल तुम्हारे गुणों अट्रिब्यूट्स से कहीं अधिक होना चाहिए। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी भींची। तुम्हें लगता है कि तुम महलों में रहकर और किताबों से सीखकर योद्धा बन गए।
योद्धा वह होता है जो मौत के जबड़े से वापस आता है। और आज मैं तुम्हें मौत का असली चेहरा दिखाऊंगा। रुद्रांश के चारों ओर एक काली और नीली आभा उत्पन्न होने लगी। नव्या ने एक धीमी गर्जना की और अखाड़े की जमीन कांपने लगी। दर्शकों का शोर अब धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि जो वे देख रहे हैं वह कोई साधारण मैच नहीं था। यह एक संहार की शुरुआत थी। अध्याय 256 नेस्टिंग डॉल्स। 300 प्रेतवाहिनी। ये स्वर्णद्वीप साम्राज्य का रेफरी विशेष रूप से रुद्रांश की रक्षा नहीं करना चाहता था। उसे बस शोर शराबे और कोलाहल वाले वातावरण से नफरत थी। जैसे ही रेफरी के शब्द पूरे अखाड़े में गूंजे, दर्शक पूरी तरह शांत हो गए। रुद्रांश के पास कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि या विशेष पहचान नहीं थी, इसलिए ये लोग उसे खुलेआम अपमानित करने और चिढ़ाने की हिम्मत कर रहे थे। लेकिन सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के इस रेफरी के सामने उनकी बोलती बंद हो गई थी। ये दृश्य निस्संदेह विडंबना की पराकाष्ठा था। ठीक है, दोनों खिलाड़ी तैयार हो जाएं। उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। पूरे अखाड़े को खामोश करने के बाद रेफरी ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मैच की शुरुआत की घोषणा कर दी। 5 सेकंड की उल्टी गिनती। 5, 4, 3, 2, 1। मैच शुरू। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, निप्पॉन का वह कटाना विशेषज्ञ तलवार देव सुमित तुरंत अपनी तलवार निकालने के बजाय पीछे हटा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और 2 काली जादुई किताबें मैजिक बुक्स हवा में उछाल दीं। हे भगवान, क्या वे प्रेत विद्या अनडेड मैजिक की किताबें नहीं हैं? धिक्कार है। ये सुमित वास्तव में दोहरे पेशे डुअल प्रोफेशन वाला योद्धा है। उसका दूसरा पेशा प्रेत जादूगर अनडेड मेज है। सुमित की इस एक हरकत ने शांतिपूर्ण माहौल को फिर से उन्माद में बदल दिया। मुझे पता था कि उसके निप्पॉन का दूसरा बीज सेकंड सीड होने के पीछे कोई ठोस कारण होगा। तो वह दोहरे पेशे वाला एक अद्भुत प्रतिभाशाली योद्धा है। एक प्रेत जादूगर का चौथा परिवर्तन विधि देव लॉ गॉड होता है। तलवार देव की शक्ति और विधि देव का जादू। रुद्रांश के हारने की संभावना अब कई गुना बढ़ गई है। दोहरे पेशे वाले योद्धाओं को दुनिया भर में अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। कृतिका भी एक दोहरे पेशे वाली योद्धा है। स्वर्णद्वीप की राजकुमारी लुचिका भी इसी श्रेणी में आती है। यहाँ तक कि असुर साम्राज्य और स्वतंत्र महासंघ के नंबर 1 सीड भी दोहरे पेशे वाले ही हैं। इसकी शक्ति का रहस्य सरल है, आपके पास दूसरों की तुलना में कौशल का एक अतिरिक्त सेट होता है। सुमित के पास अब विधि देव के रूप में लंबी दूरी के हमले और प्रेत आवाहन अनडेड समनिंग के साधन थे, जबकि तलवार देव के रूप में उसके पास घातक नजदीकी लड़ाई और उत्कृष्ट गति थी। नेस्टिंग डॉल्स जादुई व्यू। रचना। ये शुरू हो गया है। वह प्रेतवाहिनी अनडेड लीजन बुलाने वाला है। वह एक ऐसा विधि देव है जो झुंड निर्माण स्वॉर्म बिल्डिंग के मार्ग पर चलता है। ये वास्तव में दुर्लभ है। मुझे लगा था कि केवल प्रेत सम्राट नेक्रोमांसर ओवरलॉर्ड की झुंड निर्माण चुनते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि सुमित जैसा जादूगर इस रास्ते पर चलेगा। सुमित ने सीधे अपनी प्रेत जादू संहिता अनडेड मैजिक कोडेक्स निकाली। बज बज बज। हवा में एक के बाद एक जादुई घेरे मैजिक एरेस बनने लगे। प्राचीन शून्य से भयानक दिखने वाले प्रेत जीव बाहर निकलने लगे। उनमें सबसे आम कंकाल सैनिक, स्केलेटन सोल्जर्स, प्रेत घुड़सवार, अनडेड नाइट्स, पिशाच, ज़ॉम्बीज और भयानक तीरंदाज गोस्ट आर्चर्स शामिल थे। लेकिन इनके साथ ही कुछ अत्यंत शक्तिशाली शापित भिक्षु, कर्स्ड मंक्स, विभत्स कसाई, अबोमिनेशन बुचर्स और मृत्यु पुष्पासुर डेथ थिसल फ्लावर डीमंस भी प्रकट हुए। 5 सेकंड से भी कम समय में सुमित के सामने सैकड़ों प्रेत सैनिकों की कतार लग गई। उनकी सघन और ठंडी आभा ने एक जादुई क्षेत्र डोमेन बना लिया, जिसने अखाड़े के आधे हिस्से को ढक दिया। इस क्षेत्र के प्रभाव से वे प्रेत जीव और भी शक्तिशाली हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था। प्रेत आवाहनकर्ता अनडेड समनर प्रकट हो। सुमित ने सीधे 2 काले जादुई गोले निकाले और उन्हें कुचल दिया। उन टूटे हुए गोलों के अवशेषों को माध्यम बनाकर उसने 2 प्रेत आवाहनकर्ताओं को बुलाया। इन दोनों का स्तर लगभग 150 के आसपास था। वे वास्तव में रुद्रांश के स्तर के बराबर थे। जैसे ही ये 2 आवाहनकर्ता प्रकट हुए, उन्होंने भी अपनी जादुई संहिताएं खोलीं और पन्ने पलटने लगे। बज बज बज। जादुई घेरों की एक और श्रृंखला बनी। एक के बाद एक स्तर 130 के प्रेत जीव प्रकट होने लगे। इसके साथ ही प्रेत सैनिकों की संख्या 100 से सीधे 300 तक पहुंच गई। हे नरक, ये सुमित यहाँ नेस्टिंग डॉल्स का खेल खेल रहा है। वह प्रेत आवाहनकर्ताओं को बुलाता है और फिर वे आवाहनकर्ता अपनी सेना बुलाते हैं। मैं प्रभावित हूँ। 300 प्रेत सैनिकों की वाहिनी तैयार है। रुद्रांश शायद इसे संभाल नहीं पाएगा। प्रलय की छाया। सुमित की इस चाल ने पूरे विश्व के दर्शकों को चकित कर दिया था। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। उसने उद्घाटन मैच में अपनी पूरी ताकत दिखाने का फैसला किया था ताकि वह रातों रात वैश्विक स्तर पर अपना नाम बना सके। रुद्रांश अखाड़े के दूसरे छोर पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी नज़रों में अब भी वही भयानक शांति थी।
300 की संख्या में खड़े उन विभत्स प्रेत जीवों ने उसे घेरना शुरू कर दिया था। उनकी आंखों से निकलती हरी रोशनी और उनके सड़े हुए शरीर से उठती दुर्गंध ने अखाड़े के वातावरण को विषाक्त बना दिया था। बच्चे, ये तुम्हारा बुरा भाग्य है कि तुम मुझसे टकराए, सुमित ने ठहाका लगाते हुए कहा। वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस बार मैं तुम्हें प्रकाश की गति से प्रतियोगिता से बाहर कर दूंगा, और साथ ही तुम मेरी प्रेतवाहिनी का भोजन बनोगे। हा 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 हा। सुमित की हंसी पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। आर्यावर्त के दर्शक अपनी सीटों पर जमे हुए थे, उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। विजय भार्गव ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। 300 प्रेत सैनिकों का मुकाबला करना किसी भी स्तर 150 के छात्र के लिए असंभव कार्य था। लेकिन रुद्रांश का चेहरा पत्थर की तरह निर्विकार था। उसने सुमित की ओर देखा, जैसे वह कोई योद्धा नहीं बल्कि एक तुच्छ कीड़ा हो जो अपनी मौत का जश्न मना रहा है। सुमित, रुद्रांश की आवाज़ धीमी थी लेकिन वह शोर को चीरती हुई सुमित के कानों तक पहुंची। तुम्हें लगता है कि कचरा इकट्ठा करने से तुम सम्राट बन जाओगे? ये मृत जीव केवल तुम्हारी कमजोरी को दर्शाते हैं। सुमित का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आक्रमण करो। जैसे ही सुमित ने आदेश दिया, 300 प्रेत सैनिकों की भीड़ एक साथ रुद्रांश की ओर बढ़ी। अखाड़े की जमीन उनके कदमों की आहट से कांप रही थी। कंकाल सैनिक अपनी तलवारें लहरा रहे थे, पिशाच अपनी जहरीली राल टपका रहे थे और शापित भिक्षु दूर से काले जादू के गोले दाग रहे थे। रुद्रांश ने अंततः अपनी चाल चली। बज़, उसकी हथेली में एक चमक उठी। नरक नाग भाला अचानक प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह सामान्य नहीं था। भाले के चारों ओर नीली बिजली कड़क रही थी। ये रुद्रांश के भीतर संचित वज्र हुंकार की ऊर्जा थी। रुद्रांश ने अपने कंधे पर बैठी नव्या को हवा में उछाल दिया। नव्या ने हवा में ही एक विशाल रूप धारण करना शुरू किया। उसकी छोटी सी देह अब एक विशाल नीले ड्रैगन में बदल रही थी। नव्या, प्रलय ला दो, रुद्रांश ने चिल्लाकर कहा। नव्या ने आसमान की ओर देखकर एक भयानक गर्जना की। पूरा स्वर्णद्वीप साम्राज्य उस आवाज से दहल उठा। आसमान में बिजली कड़कने लगी और बादलों का रंग गहरा नीला हो गया। जैसे ही पहला प्रेत सैनिक रुद्रांश के करीब पहुंचा, रुद्रांश ने अपने भाले से एक वृत्ताकार प्रहार किया। धांग! एक ही झटके में सामने के 20 प्रेत सैनिक राख में बदल गए। रुद्रांश की गति अब इतनी तेज थी कि वह केवल एक धुंधली परछाई की तरह दिख रहा था। वह प्रेतवाहिनी के बीच से ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन से गुजरता है। यह संभव नहीं है, सुमित चिल्लाया। उसने अपने दोनों प्रेत आवाहनकर्ताओं को आदेश दिया कि वे अपनी पूरी शक्ति रुद्रांश पर झोंक दें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नव्या ने ऊपर से नीली बिजली की एक बौछार छोड़ी। इंद्रक्रोध का प्रहार सीधे सुमित की सेना के बीचों बीच हुआ। एक विशाल विस्फोट हुआ और पूरा अखाड़ा धुएं और धूल से भर गया। जब धुआं छंटा तो दर्शक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। 300 की प्रेतवाहिनी अब मिट्टी में मिल चुकी थी। अखाड़े के बीच में केवल रुद्रांश खड़ा था। उसका भाला सुमित की छाती से मात्र 1 इंच दूर था। सुमित के दोनों आवाहनकर्ता नष्ट हो चुके थे और उसकी जादुई किताबें जमीन पर जल रही थीं। राजकुमारी लुचिका अपनी वीआईपी सीट से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब केवल आश्चर्य नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यावर्त का एक स्तर 150 का छात्र इतनी विनाशकारी शक्ति का स्वामी होगा। रुद्रांश ने सुमित की आंखों में देखा, जिनमें अब केवल मौत का खौफ था। तुम्हारी नेस्टिंग डॉल्स खत्म हो गईं, सुमित। अब बताओ, क्या तुम अब भी मुझे अपना भोजन बनाना चाहते हो? अध्याय 257 घृणित प्रेत सम्राट। यह क्या बकवास है? युद्ध भला। एक पशु स्वामी बीस्ट मास्टर अपने पालतू जीव को बुलाने के बजाय युद्ध भाले का उपयोग कर रहा है। जब पूरे दर्शकों ने रुद्रांश की प्रतिक्रिया देखी तो वे सब दंग रह गए। ये पशु स्वामी वास्तव में करना क्या चाहता है? क्या वह एक भला योद्धा स्पीयर वॉरियर की तरह अभिनय करने की कोशिश कर रहा है? दर्शकों की बात तो दूर, यहाँ तक कि अन्य प्रतियोगी भी भौचक्के रह गए थे। इस समय अखाड़े के मंच पर मौजूद निप्पॉन के सुमित के चेहरे पर मुस्कान और भी ठंडी हो गई। ऐसा लगता है कि तुमने मौत को गले लगाने का मन बना लिया है, सुमित चिल्लाया। मैं तुम्हें अपने पालतू जीव को बुलाने का मौका दे रहा था, लेकिन तुम नहीं चाहते। तो फिर जल्दी मरो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत अपना हाथ लहराया। प्रेतवाहिनी अनडेड लीजेंड, मेरी आज्ञा सुनो। आक्रमण करो। इस अहंकारी और शापित प्राणी को कुचल दो। बज़, एक रहस्यमयी कमान की तरंगें चारों ओर फैल गईं। वह प्रेतवाहिनी, जो अब तक स्थिर थी, अपने आवाहनकर्ता का आदेश पाते ही सक्रिय हो गई। उनकी आंखों में एक भयानक नीली रोशनी चमक उठी। मार डालो। अगली पंक्ति में खड़े 20 कंकाल योद्धाओं के हाथों में मौजूद लंबी तलवारों से अचानक एक तीखी चमक निकली। फिर वे अचानक आगे बढ़े और रुद्रांश पर टूट पड़े, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उन्होंने योद्धा पेशे का एक विशिष्ट कौशल उपयोग किया, वेग प्रहार, चार्ज स्लैश। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मृत जीव योद्धाओं के कौशल का उपयोग कैसे कर सकते हैं।
वास्तव में ये कंकाल योद्धा पिछले जन्म में योद्धा ही थे। उनकी चेतना की गहराइयों में छिपी यादें प्रेत जादू से उत्तेजित होकर उन्हें उनके पिछले युद्ध अनुभव के साथ प्रभावित कर रही थीं। इससे वे मरने से पहले के अपने पेशेवर कौशलों का उपयोग आसानी से कर पा रहे थे। जैसे जैसे प्रेत जादूगर और प्रेत आवाहनकर्ता का स्तर बढ़ता है, उनके द्वारा बुलाए गए जीव अधिक युद्ध तकनीकें विरासत में पाते हैं। सुमित का ये कौशल बी श्रेणी का था, लेकिन इस श्रेणी से ऊपर के कौशल प्राचीन वीर आत्माओं हेरोइक स्पिरिट्स को बुला सकते हैं, जो अपने पिछले जीवन का पूरा अनुभव बनाए रखती हैं। 10 कंकाल योद्धाओं ने रुद्रांश को घेर लिया और 10 तीखी तलवारों की चमक एक साथ रुद्रांश की ओर बढ़ी। स्थिति स्पष्ट रूप से बहुत खतरनाक थी, लेकिन रुद्रांश बिना किसी हड़बड़ाहट के खड़ा था। गति का खेल और चतुर जाल। धिक्कार है, क्या ये लड़का अभी भी नहीं हिल रहा? अखाड़े के बाहर मौजूद दर्शक, जो रुद्रांश के समर्थक नहीं भी थे, वे भी उसे घिरे देखकर पसीने पसीने हो रहे थे। उन्हें लगा कि अगले ही पल खून के फव्वारे छूटेंगे, लेकिन रुद्रांश ने तो उन योद्धाओं की गति पर टिप्पणी करने का भी समय निकाल लिया। बहुत धीमे, फिर अगले ही पल सर्र रुद्रांश की आकृति उस स्थान से गायब हो गई। उसने किसी विस्थापन कौशल डिस्प्लेसमेंट स्किल का उपयोग नहीं किया था, वह बस 3 मीटर पीछे हट गया था। ये 3 मीटर की दूरी उन 10 तलवारों के वार को खाली करने के लिए काफ़ी थी। यहाँ गणित समझना ज़रूरी है। एक स्तर 180 के रूपांतरणकर्ता के मुख्य गुण एट्रीब्यूट्स आमतौर पर 50 मिलियन के आसपास होते हैं। सुमित का स्तर 170 से ऊपर था, लेकिन दोहरे पेशे डुअल प्रोफेशन के कारण उसके चारों आयामों शक्ति, बुद्धि, चपलता, शारीरिक गठन के अंक विभाजित थे। उसके गुण लगभग 35 मिलियन के आसपास थे। विधि देव के लिए बुद्धि चाहिए और तलवार देव के लिए शक्ति। चपलता और शारीरिक गठन भी कम नहीं रखे जा सकते, इसलिए दोहरे पेशे वाले योद्धा अक्सर अपने गुणों को संतुलित करने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। रुद्रांश इन वारों से इसलिए बच सका क्योंकि सुमित के गुणों के आधार पर इन कंकाल योद्धाओं की गति रुद्रांश की 40 मिलियन की चपलता के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही रुद्रांश 3 मीटर पीछे हटा, उसने पाया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक नर्म हो गई, जैसे वह किसी दलदल में बदल गई हो। ये था प्रेत दलदल, अनडेड स्वॉम्प। कंकाल योद्धाओं के पीछे खड़े दर्जनों प्रेत जादूगरों ने अपनी छड़ें लहराकर रुद्रांश के पैरों के नीचे की जमीन को एक दलदल बना दिया था। एक एक करके प्रेत हाथ लताओं की तरह रुद्रांश की ओर बढ़ने लगे। रुद्रांश के चेहरे के भाव अभी भी नहीं बदले। इससे पहले कि वे पंजे उसके पैर जकड़ पाते, उसने अपने पंजों के बल उछलकर 100 मीटर से अधिक की दूरी बना ली। छी, एक चूहा! सुमित ने ताना मारा जब उसने देखा कि उसके लगातार 2 हमलों को रुद्रांश ने बड़ी चतुराई से बचा लिया। हालांकि सुमित का चेहरा अभी भी आत्मविश्वास से भरा था। उसके मुंह के कोने पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। तभी उसके पीछे तैर रही एक प्रेत छाया अचानक गायब हो गई। वह तैरती हुई छाया एक एसएसएस श्रेणी का कौशल था, घृणित प्रेत सम्राट, लॉर्ड ऑफ अबॉमिनेशन। शून्य की बेड़ियां। ये सुमित का तुरुप का पत्ता था। जैसे ही वह प्रेत सम्राट गायब हुआ, ऐसा लगा मानो उसने अंतरिक्ष यात्रा स्पेशल ट्रैवल की हो। वह एक पल में रुद्रांश के ठीक पीछे प्रकट हुआ। सावधान! आर्यावर्त के दर्शक डर के मारे चिल्ला उठे। देखने की जरूरत नहीं है। रुद्रांश हार गया। यहाँ तक कि वे प्रतियोगी जो इस कौशल को समझते थे, उन्होंने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। घृणित प्रेत सम्राट एक अत्यंत शक्तिशाली शून्य वीर आत्मा, वॉइड हेरोइक स्पिरिट है। यह अंतरिक्ष कौशलों में माहिर है। जैसे ही ये किसी लक्ष्य को पहचान लेता है, यह अगले ही पल उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे पूरी तरह से जकड़ने के लिए शून्य बेड़ियां, वॉइड शैकल, डाल देता है। अभी रुद्रांश पीछे हटने की गति में ही था। जैसा कि कहा जाता है, युद्ध में लड़ने वाला अक्सर भ्रमित होता है, जबकि देखने वाला सब कुछ साफ देख सकता है। दर्शकों को साफ दिख रहा था कि रुद्रांश के पीछे मौत खड़ी है, लेकिन रुद्रांश की प्रतिक्रिया से लग रहा था कि उसे आभास ही नहीं है। बहुत बढ़िया! आकाश और जयंत ने मन ही मन खुशी मनाई। एक बार जब प्रेत सम्राट किसी को जकड़ लेता है, तो वह तुरंत पाताल का द्वार, स्पेशल अंडरवर्ल्ड गेट खोल देता है और जकड़े हुए लक्ष्य की आत्मा को जबरन भीतर खींच लेता है। एक बार आत्मा पाताल में चली गई, तो क्या वह मृत्यु नहीं है? सरल शब्दों में, यह एक प्राणंत कौशल था। अखाड़े की हवा ठंडी हो गई थी। सुमित ने चिल्लाकर कहा, रुद्रांश, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। पाताल का द्वार तुम्हारा स्वागत कर रहा है। प्रेत सम्राट के काले पंजों ने रुद्रांश के कंधों को छू लिया था। शून्य की बेड़ियां रुद्रांश के शरीर के चारों ओर लिपटने लगी थीं। लेकिन ठीक उसी क्षण रुद्रांश की आंखें चमकीं। नव्या! अब रुद्रांश की आवाज़ ठंडी थी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके कंधे पर बैठी वह छोटी सी नीली नागिन अचानक गायब हो गई। अगले ही क्षण अखाड़े के ऊपर का आसमान फटने लगा। कड़कड़ाहट! एक विशाल नीली बिजली सीधे रुद्रांश के पीछे उस प्रेत सम्राट पर गिरी। यह कोई साधारण बिजली नहीं थी, ये वज्रहुंकार की ऊर्जा थी जिसे नव्या ने एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया था।
प्रेत सम्राट, जो अंतरिक्ष का स्वामी माना जाता था, उस बिजली के प्रहार से कांप उठा। उसकी शून्य बेड़ियां चटकने लगीं। रुद्रांश, जो अब तक भाग रहा था, अचानक मुड़ा। उसका नरक नाग भाला एक काले बिजली के खंभे की तरह चमक रहा था। तुम्हें लगा कि मैं देख नहीं रहा? रुद्रांश ने सुमित की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। मैंने जानबूझकर उसे अपने पीछे आने दिया ताकि मैं उसे एक ही बार में खत्म कर सकूं। रुद्रांश ने अपने भले को पीछे की ओर घुमाया और पूरी ताकत से उस प्रेत सम्राट के सीने में उतार दिया। धमाका। शून्य की ऊर्जा और रुद्रांश की प्रलयंकारी शक्ति के टकराव से एक ऐसा शॉकवेव पैदा हुआ कि अखाड़े के चारों ओर सुरक्षात्मक कवच हिलने लगे। वह घृणित प्रेत सम्राट, सुमित का सबसे बड़ा गौरव, धुएं की तरह बिखरने लगा। सुमित का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह असंभव है। मेरा एसएसएस श्रेणी का कौशल, उसे कोई कैसे नष्ट कर सकता है? पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया था। राजकुमारी लुचिका अपनी सीट से थोड़ा आगे झुक गई। उसकी आंखों में अब उत्सुकता थी। उसने देखा कि रुद्रांश ने न केवल उस हमले को विफल किया था, बल्कि उस पर पलटवार भी किया था। रुद्रांश ने अपना भाला जमीन पर पटका। अखाड़े की जमीन से नीली आग निकलने लगी। सुमित, अब खेल मेरा है। तुम्हारी सेना, तुम्हारे जादूगर और तुम्हारा ये सम्राट, सब मिट्टी के ढेर हैं। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी प्रत्येक पदचाप से सुमित का हृदय बैठने लगा। 300 प्रेत सैनिकों की वह विशाल सेना अब रुद्रांश के एक अकेले व्यक्ति के सामने कांपती हुई महसूस हो रही थी। अब देखो, रुद्रांश ने शांत स्वर में कहा, कि असली पशु स्वामी युद्ध कैसे लड़ता है। नव्या ने आसमान में एक विशाल रूप धारण कर लिया था। उसकी नीली आभा पूरे अखाड़े पर छा गई थी। सुमित की प्रेतवाहिनी की ठंडी रोशनी नव्या की प्रलयंकारी चमक के सामने फीकी पड़ गई थी। आर्यावर्त के दर्शकों ने अब पूरे जोश के साथ रुद्रांश के नारे लगाना शुरू कर दिया। उद्घाटन मैच का रोमांच अब अपने चरम पर था। अध्याय 258, एक भव्य और तीव्र युद्ध। परंतु ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि रुद्रांश का घृणित प्रेत सम्राट द्वारा जकड़ा जाना निश्चित है और उसे जबरन पाताल के नर्क में घसीट लिया जाएगा, रुद्रांश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। अगले ही क्षण सबकी अविश्वसनीय रूप से चकित निगाहों के सामने रुद्रांश, जिसे पीछे हटना चाहिए था और स्वाभाविक रूप से प्रेत सम्राट के आलिंगन में समा जाना चाहिए था, उसने भौतिकी के नियमों को धता बताते हुए अपने शरीर को अचानक एक झटके से रोक दिया। इतना ही नहीं, रुकने के उस क्षण में उसकी आकृति मूल स्थान से अचानक गायब हो गई। उपस्थित दर्शकों के लिए जो बात और भी आश्चर्यजनक थी, वह ये थी कि केवल रुद्रांश ही गायब नहीं हुआ था, उसके मूल स्थान पर एक प्रेत आवाहनकर्ता रहस्यमयी ढंग से प्रकट हो गया। उस प्रेत आवाहनकर्ता के चेहरे पर भी घबराहट के भाव थे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? फिर एक कड़कड़ाहट के साथ रुद्रांश की जगह वह प्रेत आवाहनकर्ता सीधे प्रेत सम्राट की शून्य बेड़ियों वॉइड शैकल्स में जकड़ लिया गया। तुरंत बाद अगले ही क्षण बज एक पाताल द्वार सीधे खुल गया और उस प्रेत आवाहनकर्ता को जबरन भीतर खींच लिया गया, जो खौफ से भरे चेहरे के साथ संघर्ष कर रहा था। सुमित, सावधान, अपने बगल में देखो। वहां कुछ ऐसे दर्शक थे जिनके पास पूरे मैदान का दृश्य था। उन्होंने सबसे पहले देखा कि रुद्रांश की आकृति कहाँ फिर से प्रकट हुई है। उन्होंने आनन फानन में चेतावनी चिल्लाई। वास्तव में इस तरह की चेतावनी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैच शुरू होने के बाद अखाड़े पर मौजूद ऊर्जा कवच ने किसी भी बाहरी ऊर्जा, हवा या ध्वनि के प्रवेश को रोक दिया था। यह मैदान की स्थिति को बाहरी कारकों से प्रभावित होने से बचाने के लिए था। मैच शुरू होने से पहले कवच ध्वनि को आने देता था ताकि प्रतियोगी अपने दर्शकों का उत्साहवर्धन सुन सकें और उनका मनोबल बढ़े। दर्शकों की चीखें अभी भी प्रतियोगियों को तनावपूर्ण और रोमांचक स्थिति में डाल सकती थीं और उन्हें अपना ध्यान अधिक प्रभावी ढंग से केंद्रित करने में मदद कर सकती थीं। अभी दर्शकों की चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जिस क्षण निप्पॉन के सुमित एंडो हिरित्सुगु ने रुद्रांश की आकृति को हवा में गायब होते देखा, उसने मन ही मन सोचा, ये बुरा हुआ। दाईं ओर अपनी अत्यंत उत्कृष्ट युद्ध धारणा पर भरोसा करते हुए सुमित ने तुरंत अपनी कटाना निकाली और प्रकाश की गति से एक एआई शैली आई स्टाइल प्रहार करते हुए दाईं ओर एक जबरदस्त वार किया। गुह्य कौशल एआई प्रहार आर्केन स्किल आई स्लैश। ये तलवार देव वर्ग का एक विशिष्ट एसएसएस श्रेणी का कौशल है। हथियार के आधार पर एआई कौशल द्वारा प्रस्तुत प्रभाव भी भिन्न होता है। कटाना के साथ किया गया ये प्रहार एक घुमावदार और तेजी से फैलती तीक्ष्ण तलवार ऊर्जा में बदल गया। इस समय सुमित के पास ये सोचने का समय नहीं था कि यह पशुस्वामी उसके बगल में कैसे टेलीपोर्ट हुआ। केवल एक ऐसा दृश्य जिसने पूरे दर्शकों और सुमित को दहला दिया सामने आया। उसने देखा कि वह दुबली आकृति पीछे हटने के बजाय आगे की ओर झुक गई। फिर सबने देखा कि सुमित द्वारा छोड़ी गई वह उच्च क्षति वाली तलवार ऊर्जा रुद्रांश के शरीर के आर पार निकल गई। ये स्पष्ट था, इस तलवार ऊर्जा ने रुद्रांश के छल अवेजन के आधे सेकंड के अभेद्य समय इनविंसिबिलिटी फ्रेम को छुआ था।
जो कोई भी उच्च कठिनाई वाले युद्ध खेल खेलता है वह जानता है कि छल अवेजन नाम का एक तंत्र होता है। और ये दुनिया जहां खेल और वास्तविकता का विलय हो गया है, स्वाभाविक रूप से हर रूपांतरणकर्ता कुछ छल की कार्यक्षमता प्रदान करती है। छल की प्रक्रिया के दौरान आधा सेकंड का अभेद्य समय मिलता है। इस कौशल के उपयोग में जादुई शक्ति माना खर्च नहीं होती, बल्कि सहनशक्ति पट्टी स्टैमिना बा खर्च होती है। प्रत्येक रूपांतरणकर्ता की सहनशक्ति पट्टी निश्चित होती है और वे कम समय में केवल 3 बार लगातार छल कर सकते हैं। इसके समाप्त होने के बाद इसे ठीक होने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। केवल क्योंकि छल का अभेद्य समय बहुत छोटा है, केवल आधा सेकंड, इसलिए कई रूपांतरणकर्ता इस कौशल का उपयोग तब तक नहीं करते जब तक उनके पास कोई दूसरा रास्ता न हो। हकीकत में इंटरनेट पर कई शानदार युद्ध वीडियो मौजूद हैं जहां योद्धा छल का उपयोग करके कौशल से बचते हैं और तालियां बटोरते हैं। लेकिन उन वीडियो के पीछे का सच यह है कि उन रचनाकारों ने हजारों बार अभ्यास किया होता है और कई बार मरकर पुनर्जीवित हुए होते हैं। स्पष्ट रूप से इनमें से 99% वीडियो जानबूझकर बनाए गए स्टेज्ड होते हैं। शेष 1% ही असली होते हैं। और अंदाज़ा लगाए कि उन 1% वीडियो बनाने वालों में से कितने अभी भी जीवित हैं। हर कोई केवल खेल खेलते समय ही ऐसे जोखिम भरे पैंतरे दिखाने की हिम्मत करता है, क्योंकि वहाँ खेल का पात्र मरता है, वे खुद नहीं। लेकिन इस रूपांतरण जगत में आप मर सकते हैं। कोई भी राक्षसों और कट्टर दुश्मनों के सामने आसानी से ऐसे पैंतरे नहीं दिखाता। एक बार गलती हुई तो प्रतिद्वंद्वी के कौशल की पूरी क्षति सहनी पड़ती है। और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह रुद्रांश वास्तव में सुमित की एआई तलवार ऊर्जा से बचने के लिए छल के आधे सेकंड के अभेद्य समय का उपयोग करने की हिम्मत करेगा। न केवल वह सफलतापूर्वक इससे बचा, बल्कि उसने सुमित के इस कौशल के बाद के रिकवरी समय का फायदा उठाया और सीधे अपने हाथ में मौजूद युद्ध भाले से एक ऊर्ध्व प्रहार अपकट कर दिया। ऊर्ध्व प्रहार कौशल भी एक बुनियादी सार्वभौमिक कौशल है जो हर वर्ग के पास होता है। हालांकि ऊर्ध्व प्रहार छल से अलग है। छल का कोई स्तर नहीं होता, लेकिन इस बुनियादी कौशल के स्तर होते हैं। एफ श्रेणी। और रुद्रांश को पहले एक प्रणाली पुरस्कार मिला था जिससे उसके द्वारा सीखे गए सभी कौशलों की गुणवत्ता एसएस श्रेणी तक बढ़ गई थी। इसका मतलब है ये ऊर्ध्व प्रहार भी एसएस श्रेणी का है। एक एफ श्रेणी के ऊर्ध्व प्रहार को शायद सुमित के दृढ़ता टेनासिटी गुण द्वारा रोका जा सकता था। लेकिन क्या सुमित की दृढ़ता एक एसएस श्रेणी के ऊर्ध्व प्रहार का सामना कर सकती थी? वह नहीं कर सकी। इस प्रकार उफ, एक आश्चर्य भरी चीख के साथ सुमित को सीधे हवा में उछाल दिया गया। वह वायुगामी एयरबॉर्न अवस्था में था। वायुगामी अवस्था में सुमित के पास केवल एक विकल्प था, और वह था आघात पुनर्प्राप्ति हिट रिकवरी कौशल का उपयोग करके खुद को जबरन जमीन पर वापस लाना। अन्यथा उसे प्रतिद्वंद्वी के हवाई कॉम्बो द्वारा खत्म कर दिया जाता। इस प्रकार तलवार संकल्प रक्षक स्वॉर्ड इंटेंट गार्ड तलवार देव वर्ग का अनन्य आघात पुनर्प्राप्ति कौशल इस क्षण प्रयोग किया गया। इस कौशल का उपयोग करने के बाद चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, वह स्वचालित रूप से दुश्मन पर तलवार ऊर्जा के साथ जवाबी हमला करेगा, जिससे दुश्मन स्तब्ध स्टंट हो जाएगा। सर्र एक अत्यंत तीक्ष्ण तलवार ऊर्जा रुद्रांश की ओर बढ़ी। यदि कोई और प्रतियोगी होता तो शायद इस तलवार ऊर्जा द्वारा पीछे धकेल दिया जाता। हालांकि ये रुद्रांश था जो हाई स्कूल के दिनों से ही अपने असाधारण युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। और यह वह रुद्रांश भी था जिसके पास सत्य दृष्टि नेत्र ट्रू साइट आई की प्रतिभा थी। सत्य दृष्टि नेत्र की निगरानी में उस जवाबी हमले वाली तलवार ऊर्जा की गति अनगिनत बार धीमी होती हुई प्रतीत हुई। फिर छल अवेजन। रुद्रांश ने एक बार फिर छल का उपयोग किया। सबकी अविश्वसनीय रूप से डरी हुई निगाहों के सामने उसने फिर से इस आधे सेकंड के अभेद्य समय का उपयोग करके उस जवाबी तलवार ऊर्जा को चकमा दिया और फिर एक दूसरे ऊर्ध्व प्रहार के साथ हमला किया। सुमित केवल बेबसी से देख सकता था कि वह जो जमीन पर उतरने ही वाला था, एक बार फिर हवा में ऊंचा उछाल दिया गया। हालांकि सुमित ने हार नहीं मानी। तलवारबाज वर्ग का आघात पुनर्प्राप्ति कौशल उपयोग हो चुका था, लेकिन प्रेत विधि देव अनडेड लॉ गॉड का आघात पुनर्प्राप्ति कौशल अभी भी बचा था। अखाड़े का महासंग्राम। पूरा अखाड़ा इस समय एक मूक चलचित्र की तरह लग रहा था। लाखों दर्शकों की सांसें रुकी हुई थीं। आर्यावर्त के दर्शक दीर्घा में, कृतिका और सानवी अपनी सीटों के किनारे पर बैठी थीं। सानवी ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच रखी थीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे। यह पागलपन है, सानवी फुसफुसाई। वह मौत के साथ नाच रहा है। कृतिका ने बिना पलक झपकाए रुद्रांश को देखा। नहीं, वह नाच नहीं रहा है, वह खेल को नियंत्रित कर रहा है। वह जानता है कि सुमित के पास दोहरे पेशे हैं और वह जानबूझकर सुमित के हर संसाधन को एक एक करके खत्म कर रहा है। अखाड़े के भीतर हवा सुमित के चीखों और रुद्रांश के भाले की सनसनाहट से भरी हुई थी। रुद्रांश का नरक नाग भाला अब एक साधारण हथियार नहीं रह गया था।
हर बार जब वह हवा में घूमता तो एक काली और नीली रेखा पीछे छोड़ जाता। सुमित, जो हवा में असहाय लटक रहा था, उसका चेहरा अब गुस्से और अपमान से लाल हो गया था। तुम, एक मामूली नीच कुल के छात्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने हवा में ही अपनी जादुई संहिता का आह्वान किया। प्रेत कौशल, अस्थि विस्फोट, बोन बर्स्ट। अचानक अखाड़े पर बिखरे हुए उन प्रेत सैनिकों की हड्डियों के अवशेषों में एक भयानक कंपन हुआ। सुमित ने अपने गिरे हुए सैनिकों को बम की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया था। धमाका, धमाका, धमाका। रुद्रांश के चारों ओर हड्डियों के टुकड़ों की बारिश होने लगी। प्रत्येक टुकड़ा एक ग्रेनेड की तरह फट रहा था। रुद्रांश ने अपनी गति और नहीं बढ़ाई, बल्कि उसने अपने भले को अपने शरीर के चारों ओर इतनी तेज घुमाया कि उसने एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना लिया। नव्या, सुरक्षा कवच। रुद्रांश ने मन ही मन आदेश दिया। रुद्रांश के कंधे पर बैठी छोटी नीली नागिन ने एक धीमी आवाज निकाली। रुद्रांश के चारों ओर एक पारभासी नीली झिल्ली बन गई। हड्डियों के विस्फोट उस झिल्ली से टकराकर बेअसर हो रहे थे। सुमित अब जमीन पर गिरने ही वाला था। उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ने की कोशिश की ताकि वह अपनी स्थिति संभाल सके, लेकिन रुद्रांश उसे वह मौका देने वाला नहीं था। रुद्रांश ने एक लंबा कदम बढ़ाया और अपने भाले को पीछे खींचकर पूरी ताकत से आगे की ओर फेंका। भाला उसके हाथ से नहीं छूटा, बल्कि वह एक विशाल बिजली के प्रहार की तरह सुमित की ओर बढ़ा। सुमित, ये तुम्हारे अहंकार का अंत है। रुद्रांश की आवाज अखाड़े की दीवारों से टकराकर गूंजी। सुमित ने अपनी अंतिम शक्ति झोंकी। उसने अपने प्रेत विधि देव की आघात पुनर्प्राप्ति का उपयोग किया। मृत्यु आलिंगन, डेथ्स एब्रेस। एक विशाल काली धुंध सुमित के चारों ओर से निकली, जिसका उद्देश्य रुद्रांश को अंधा करना और उसे पीछे धकेलना था। लेकिन रुद्रांश की सत्य दृष्टि नेत्र ने उस धुंध को चीरकर सीधे सुमित के हृदय को लक्ष्य बनाया। धांग, भाले की नोक सुमित के जादुई कवच से टकराए। कवच कांच की तरह टूट गया। सुमित के मुंह से खून का फव्वारा फूटा और वह अखाड़े की दीवार से जाकर टकराया। दर्शक अब चिल्ला नहीं रहे थे, वे स्तब्ध थे। आर्यावर्त का एक पशु स्वामी, जिसने अब तक एक भी पशु को पूरी तरह से युद्ध में नहीं उतारा था, उसने निप्पॉन के सर्वश्रेष्ठ दोहरे पेशे वाले योद्धा को धूल चटा दी थी। राजकुमारी लुचिका ने अपने हाथ आपस में जोड़े। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। रुद्रांश, तुमने वास्तव में मुझे प्रभावित किया है। रुद्रांश ने अपना भाला वापस घुमाया और उसे अपनी पीठ पर टिका लिया। वह सुमित की ओर बढ़ा, जो अब दीवार के पास पड़ा हुआ कराह रहा था। सुमित के हाथ से उसकी कटाना छूट गई थी और उसकी जादुई किताबें धूल में पड़ी थीं। ये तुम्हारा नया युद्ध था? रुद्रांश ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हारी सेना कहाँ है? तुम्हारे कौशल कहाँ हैं? तुम केवल एक काया हो जो दूसरों की आत्माओं के पीछे छिपता है। सुमित ने नफरत भरी नजरों से ऊपर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब हार का डर साफ झलक रहा था। रुद्रांश ने अपना भाला उठाया और उसे सुमित के गले के ठीक सामने रोक दिया। अगली बार जब तुम आर्यावर्त के किसी योद्धा को चुनौती दो, तो याद रखना कि तुम्हारी तलवार और तुम्हारा जादू तुम्हारी औकात तय नहीं करते। रेफरी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। विजेता आर्यावर्त का रुद्रांश। एक पल के सन्नाटे के बाद स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। ये जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी, यह आर्यावर्त के गौरव की पुनर्स्थापना थी। रुद्रांश ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि वह यहाँ केवल भाग लेने नहीं आया है, वह यहाँ इतिहास रचने आया है। अध्याय 259, पा लिया। एक विनाशकारी विजय। प्रेत विस्फोट, अनडेड बॉम्ब। अपने भीतर प्रेत शक्ति को संचित करना और फिर एक धमाका करना ताकि आसपास के शत्रुओं को बलपूर्वक पीछे धकेला जा सके। ये प्रेत जादूगर अनडेड मेज वर्ग का एक ऐसा कौशल है जो प्रहार सहने पर सक्रिय होता है। वास्तव में हर वर्ग के पास चोट लगने या फंसने पर बचने के लिए अपना अनूठा कौशल होता है। इन कौशलों का उद्देश्य तब उपयोग में आना है जब कोई योद्धा स्तब्ध, स्टंट हो, हवा में उछला हो या दूसरों द्वारा कॉम्बो में फंसा हो, जिससे दुश्मन के वार को बीच में ही रोककर खुद को बचाया जा सके। निप्पॉन का सुमित इस समय वास्तव में थोड़ा घबराया हुआ है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ। इसलिए घबराहट में उसने लगातार 2 ऐसे कौशलों का उपयोग किया जो प्रहार होने पर सक्रिय होते हैं। वह इस वायुगामी फ्लोटिंग अवस्था को जल्दी समाप्त करने का प्रयास कर रहा था। आखिरकार यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। लगभग सभी वर्गों के घातक प्रहार वायुगामी अवस्था पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि हवा में लटके दुश्मनों पर लगातार वार करना सबसे आसान होता है। धमाका। प्रेत विस्फोट सफलतापूर्वक हुआ। भयानक प्रेत शक्ति चारों ओर फैल गई। ये कौशल तलवार संकल्प रक्षक स्वॉर्ड ची गार्ड से अलग है। तलवार रक्षक द्वारा दी गई क्षति केवल एक बार होती है, लेकिन प्रेत विस्फोट के फटने के बाद लगातार 2 ऊर्जा तरंगें फैलती हैं। इसका मतलब था कि रुद्रांश को सफलतापूर्वक बचने के लिए लगातार 2 अत्यंत सटीक छल फ्लैशेस अवेजन करने होंगे। लेकिन यह अब स्पष्ट रूप से असंभव था, क्योंकि रुद्रांश पहले ही लगातार 2 बार छल कर चुका था। उसकी सहनशक्ति पट्टी स्टैमिना बार की सीमा उसे लगातार 4 बार छल करने की अनुमति नहीं देती थी।
वह अधिक से अधिक एक बार और छल कर सकता था। यदि वह छल करना जारी रखता तो प्रेत शक्ति की दूसरी लहर उसे घायल कर देती। लेकिन कभी कभी रुद्रांश पूरे दर्शकों को कुछ ऐसे आश्चर्य दे सकता है जो उन्हें फटी आंखों से देखने पर मजबूर कर देते हैं। प्रेत विस्फोट के 2 ऊर्जा प्रसारों का सामना करते हुए रुद्रांश ने वास्तव में छल करना जारी रखने का विकल्प नहीं चुना। हालांकि उसने सीधे अपने भले को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया और एक बचाव की मुद्रा पैरिंग पोज बना ली। अवरोध ब्लॉक, बिल्कुल सही, ये वही अवरोध कौशल है जिसे SS श्रेणी की गुणवत्ता में अपग्रेड किया गया था। फिर आयोजन स्थल पर मौजूद अनगिनत दर्शकों ने स्तब्ध सन्नाटे में देखा। टंग टंग, प्रेत विस्फोट के दोनों ऊर्जा प्रसार सीधे रुद्रांश द्वारा सामने से अवरोधित कर दिए गए और उसने जवाबी हमले की प्रतीक्षा किए बिना सुमित को तीसरा ऊर्ध्व प्रहार अपवर्ड स्ट्राइक दे दिया। ये प्रक्रिया देखने में जितनी जटिल लग रही थी, वास्तव में उतनी ही तेज थी। जिस क्षण रुद्रांश ने सुमित के बगल में मौजूद प्रेत आवाहनकर्ता के साथ स्थान बदलने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया था, वहां से लेकर सुमित के हमले को चकमा देने, उसे हवा में उछालने और उसके जवाबी कौशलों को अवरोधित करने तक पूरी प्रक्रिया में केवल 3 सेकंड लगे। सुमित की प्रतिक्रिया की गति अभी भी बहुत मजबूत थी। उसने एक पल में अपने बगल की असामान्यता को पहचान लिया था। लेकिन 3 सेकंड सामने की ओर बढ़ रही प्रेतवाहिनी अनडेड लीजन को अभी तक यह एहसास भी नहीं हुआ था कि उनके पीछे उनके स्वामी पर हमला हो गया है। वापस आओ और मुझे बचाओ। आपातकाल के उस क्षण में सुमित खौफ के मारे चिल्ला उठा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्बलता, वीकनेस सक्रिय, भक्षण बंधन, दबाव बॉन्ड सक्रिय, नील वज्र बंधन, अजूर लाइटनिंग बॉन्ड सक्रिय, सर्व पशु ईश्वरीय अधिकार 10,000 बीस्ट्स डिवाइन अथॉरिटी सक्रिय, असंख्य पशु शक्ति पावर ऑफ मिरियड बीस्ट सक्रिय। इस क्षण आधा सेकंड के भीतर रुद्रांश का आभामंडल प्रचंड रूप से बढ़ गया। फिर जैसे ही प्रेतवाहिनी के उस समूह ने अपना सिर घुमाया, भचक, रुद्रांश ने सीधे अपने भले का उपयोग करके सुमित का सिर फोड़ दिया। भले ही सुमित के कवच सेट ने समय रहते खतरे को भांप लिया था और उसे उसके अपने स्वास्थ्य के 500% के बराबर सुरक्षा कवच से ढक दिया था, लेकिन ये सब बेकार था। छपाक, सबकी हैरान निगाहों के सामने सुमित का सिर एक तरबूज की तरह फट गया। मस्तिष्क के अंश, मांस के टुकड़े और रक्त चारों ओर बिखर गए, जिससे अखाड़े की जमीन लाल हो गई। स्क्रीन पर प्रदर्शित स्वास्थ्य मॉनिटर ने हर दर्शक को स्पष्ट रूप से दिखाया कि सुमित की स्वास्थ्य पट्टी हेल्थ बार तुरंत खाली हो गई थी। इस रूपांतरण जगत में जहां खेल और वास्तविकता का विलय हो गया है, एक खाली स्वास्थ्य पट्टी का अर्थ है मृत्यु। इसलिए सुमित मौके पर ही ढेर हो गया। वह विशाल प्रेत सेना जो अपने स्वामी की रक्षा के लिए तत्काल पीछे मुड़ना चाहती थी, सुमित की जादुई शक्ति के समर्थन के बिना प्रकाश के बिंदुओं में बदल गई और अखाड़े से पूरी तरह गायब हो गई। इतना ही नहीं, रुद्रांश ने सभी निप्पॉन प्रतियोगियों और दर्शकों के सामने सुमित के शव में शेष बचे मूल आत्मिक शरीर स्पिरिट बॉडी को भी भाले के एक ही वार से कुचल दिया। घास काटना और जड़ों को मिटाना। मृत्यु के बाद पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं। निप्पॉन का एक उभरता हुआ प्रतिभाशाली योद्धा इस तरह पूरी तरह से गिर गया। मैच समाप्त। चूंकि निप्पॉन की क्योटो शाही अकादमी के दूसरे बीज प्रतियोगी सुमित की मृत्यु हो चुकी है, मैं घोषित करता हूं कि इस उद्घाटन मैच का विजेता आर्यावर्त की सूर्यवंशम विद्यालय का प्रथम बीज प्रतियोगी रुद्रांश है। स्वर्णद्वीप साम्राज्य का वह रेफरी जिसका स्तर के रूप में प्रदर्शित था, अखाड़े में प्रकट हुआ और उसने एक गंभीर राजसी आवाज में मैच के परिणाम की घोषणा की। साथ ही रुद्रांश की आकृति को देखते समय उसकी आंखों में भी आश्चर्य के भाव थे। ये स्पष्ट था कि रुद्रांश के अविश्वसनीय रूप से उत्तम और शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल ने इस अगाध रेफरी को भी गहराई से झकझोर दिया था। मुख्य कारण ये था कि यह रुद्रांश एक पशु स्वामी बीस्ट मास्टर भी था। मेरे भगवान, हर किसी की धारणा में पशु स्वामी वर्ग की युद्ध शैली अपने पालतू पशु को लड़ाई में भेजना और खुद सुरक्षा के लिए छिप जाना होती है। रुद्रांश जैसा पशु स्वामी जो अपने पालतू पशु को बुलाने की जहमत तक नहीं उठाता और सीधे अपने युद्ध कौशल के बल पर लड़ता है, अपनी तरह का अकेला है। मुख्य बिंदु यह है, उसने वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। उसके प्रतिद्वंद्वी का स्तर उससे 20 स्तरों से भी अधिक ऊंचा था और वह दोहरे वर्ग प्रणाली का धारक भी था। जब ये सब एक साथ जोड़ा जाता है तो ये रुद्रांश किसी दैत्य से कम नहीं लगता। आर्यावर्त का उदय। जैसे ही रेफरी की आवाज गूंजी, पूरा स्टेडियम एक पल के सन्नाटे के बाद शोर के महासागर में डूब गया। विभिन्न देशों के दर्शकों के चेहरे अविश्वास और सदमे से भरे थे। वीआईपी बॉक्स की मुख्य सीट पर बैठी राजकुमारी लुचिका ने भी इस क्षण अपनी सुनहरी आंखें खोली और नीचे अखाड़े में खड़े उस युवक को आश्चर्य से देखा। उनके बगल में बैठे विभिन्न अकादमियों के प्राचार्यों डीन्स के चेहरों पर भी बहुत दिलचस्प भाव थे। हालांकि निप्पॉन की क्योटो शाही अकादमी के प्राचार्य का चेहरा इस समय कोयले की तरह काला और कुरूप था। साथ ही उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था।
वह शर्मिंदा था क्योंकि उसने अभी अभी वीआईपी बॉक्स में घोषणा की थी कि सुमित निश्चित रूप से यह मैच जीतेगा। अब जब उसे थप्पड़ पड़ा था तो उसका चेहरा जल रहा था। वह गुस्से में था क्योंकि उसे लगा कि सुमित बहुत लापरवाह था और उसने दुश्मन को कम आंका था। विरोधी के करीब आने के बाद उसका पहला विकल्प पीछे हटना नहीं बल्कि सीधे एक कौशल सक्रिय करना था। परिणामस्वरूप उसके हमले को चकमा देने के बाद वह कौशल पश्चात की अकड़न पोस्ट स्किल स्टिफनेस में फंस गया। इसके बाद रुद्रांश ने उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। उसे पूरी तरह नियंत्रित किया गया, जिसमें यह भविष्यवाणी करना भी शामिल था कि प्रतिद्वंद्वी का प्रहार होने पर सक्रिय होने वाले कौशलों का उपयोग करेगा। इसलिए भले ही सुमित ने लगातार 2 ऐसे कौशलों का उपयोग किया, वह वायुगामी अवस्था से सफलतापूर्वक उतरने में विफल रहा। वास्तव में एक मूर्ख, एक पूर्ण और पूर्ण मूर्ख। क्योटो शाही अकादमी के प्राचार्य की उदास और कुरूप अभिव्यक्ति के विपरीत सूर्यवंशम विद्यालय के प्राचार्य विजय भार्गव अब विजयी मुस्कान से भरे हुए थे। अखाड़े की सतह पर रुद्रांश ने अपना भाला घुमाया और उसे अपनी पीठ पर टिका लिया। नव्या, जो अब तक हवा में एक धुंधली परछाई की तरह मंडरा रही थी, धीरे से नीचे उतरी और वापस उसके कंधे पर बैठ गई। उसने अपनी छोटी पूंछ हिलाई और सुमित के बिखरे हुए अवशेषों की ओर तिरस्कार से देखा। आर्यावर्त की दर्शक दीर्घा में उत्सव का माहौल था। सान्वी और अनन्या खुशी से चिल्ला रही थीं। रुद्रांश, तुमने कर दिखाया, अनन्या ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लेकर चिल्लाया। जाह्नवी ने भी एक लंबी राहत की सांस ली। ये लड़का, वह हर बार हमारी उम्मीदों को पार कर जाता है। अखाड़े के बाहर निकलते समय रुद्रांश के सामने निप्पॉन के अन्य प्रतियोगी आए। उनके चेहरों पर नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। उनमें से एक, जो सुमित का करीबी दोस्त था, आगे बढ़ा और गुर्राया, तुमने उसे मार दिया। ये केवल एक मैच था। रुद्रांश रुका और उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों की ठंडी चमक ने उस प्रतियोगी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैंने बस उसका अंत कर दिया। अगर तुम्हें बदला लेना है तो अखाड़े में मेरा इंतजार करो। रुद्रांश बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया। स्टेडियम के गलियारों में चलते हुए उसे कई अन्य देशों के शीर्ष बीजों की निगाहों का सामना करना पड़ा। अब तक वे उसे महज एक भाग्यशाली नवागत मान रहे थे, लेकिन अब उनकी निगाहों में रुद्रांश के प्रति एक नया सम्मान और डर था। आकाश और जयंत एक कोने में खड़े होकर उसे देख रहे थे। हमें अपनी योजना बदलनी होगी, आकाश ने धीमी आवाज में कहा। वह जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक घातक है। उसने अभी तक अपने मुख्य पालतू पशु की शक्ति का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया है। रुद्रांश अपने विश्राम कक्ष में पहुंचा जहां रुद्रप्रताप सिंह उसका इंतजार कर रहे थे। सेनापति के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। शाबाश रुद्रांश, तुमने न केवल मैच जीता बल्कि आर्यावर्त के उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो तुम्हारी योग्यता पर सवाल उठा रहे थे। रुद्रांश ने बस एक संक्षिप्त सिर हिलाया। ये तो बस शुरुआत है सेनापति, अभी असली दुश्मन आने बाकी हैं। उसने अपनी संग्रह अंगूठी स्टोरेज रिंग से एक ऊर्जा जलपात्र निकाला और एक घूंट पिया। उसकी मांसपेशियां अभी भी उत्तेजित थीं। सुमित के साथ हुई लड़ाई ने उसे वह अनुभव दिया था जिसकी उसे जरूरत थी, उच्च स्तरीय रूपांतरणकर्ताओं के खिलाफ लड़ने का अनुभव। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सूर्यवंशम की टीम अंदर आई। सान्वी ने सीधे जाकर रुद्रांश का हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? वह अंतिम विस्फोट बहुत पास था। रुद्रांश ने उसे एक शांत मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ सान्वी, मेरा अवरोध कौशल अब इतना मजबूत है कि वह और भी बड़े धमाकों को झेल सकता है। पूरा विश्व अब रुद्रांश के बारे में बात कर रहा था। सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर उसके युद्ध के वीडियो वायरल हो रहे थे। शीर्षक थे, आर्यावर्त का प्रलयनकारी, पशु स्वामी, बिना पशु के विजय, निप्पॉन के गौरव का अंत। लेकिन इन सब के बीच रुद्रांश का मन कहीं और था। उसे पता था कि जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी, चुनौतियां और कठिन होती जाएंगी। उसे अपनी शक्तियों को और भी परिष्कृत करने की जरूरत थी। उसे नीलनाग नव्या के साथ अपने तालमेल को और भी गहरा करना था। रात के अंधेरे में रुद्रांश ने अखाड़े की ओर देखा जहां कल और भी युद्ध होने वाले थे। उसने अपने हाथ में मौजूद भाले को भींचा। कल का दिन और भी चुनौतीपूर्ण होगा, उसने मन ही मन कहा। अध्याय 260 चर्चा। ये युद्ध रोमांचक है। सच कहूं तो यद्यपि विजय भार्गव ने रुद्रांश को प्रथम बीज खिलाड़ी के रूप में भाग लेने की अनुमति दे दी थी और उन्होंने रुद्रांश की शक्ति को अपनी आंखों से देखा भी था, लेकिन प्रतियोगिता के वास्तविक स्थल पर पहुंचकर वह बूढ़ा प्राचार्य अभी भी बहुत घबराया हुआ था। आखिरकार यह एक ऐतिहासिक प्रयास था। वैश्विक पाताल परीक्षण प्रतियोगिता सैकड़ों वर्षों से आयोजित की जा रही है, लेकिन इसके इतिहास में कभी भी किसी नवागत छात्र न्यू स्टूडेंट ने भाग नहीं लिया था। यहाँ तक कि द्वितीय वर्ष के छात्र भी इसमें शामिल नहीं होते। हमेशा तृतीय वर्ष के अनुभवी योद्धाओं से ही इसकी शुरुआत होती है। अब जबकि
सूर्यवंशम विद्यालय ऐसा करने वाला दुनिया का पहला विद्यालय बना था, तो प्राचार्य विजय भार्गव और उनके साथ आए शिक्षकों का घबराना स्वाभाविक था। सौभाग्य से रुद्रांश ने उन्हें निराश नहीं किया। न केवल उन्होंने निराश नहीं किया, बल्कि उनके प्रदर्शन की चमक वहां मौजूद सभी प्राचार्यों और शिक्षकों की कल्पना से कहीं अधिक थी। प्राचार्य विजय भार्गव अब गर्व से कह सकते थे कि इस युद्ध को आज के बाद दुनिया भर के विद्यालयों में एक पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यद्यपि यह उद्घाटन मैच बहुत छोटा था, लेकिन रुद्रांश के प्रदर्शन की भव्यता वहां मौजूद सभी रूपांतरणकर्ताओं ट्रांसफरर्स को पूरी तरह से विस्मय में डालने के लिए पर्याप्त थी। दर्शकों के मन में इस समय केवल एक ही विचार चल रहा था, रुद्रांश ने ऐसे पैंतरे दिखाने की हिम्मत कैसे की? इतना साहस। कहावत है कि महान कौशल से ही महान साहस आता है, और यह रुद्रांश जैसे व्यक्ति के लिए ही बनी है। यदि उसने रत्ती भर भी गलती की होती तो रुद्रांश वहीं मौके पर ही मारा जाता। हे प्राचार्य टोकाजी, ऐसा लगता है कि हमारा सूर्यवंशम विद्यालय थोड़ा बेहतर साबित हुआ। इस समय विजय भार्गव ने क्योटो शाही अकादमी के प्राचार्य टोकाजी की ओर देखते हुए दबी हुई हंसी के साथ कहा। प्राचार्य टोकाजी ने एक उदास चेहरे के साथ हुंकार भरी और कहा, तुम आर्यावर्त के लोग जश्न मनाने में इतनी जल्दी मत करो। ये तो बस उद्घाटन मैच है। अंत में कौन हंसेगा यह अभी अनिश्चित है। हाँ, मुझे अपने नवागत छात्रों पर पूरा भरोसा है, लेकिन प्राचार्य टोकाजी, आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। अब जबकि आपका दूसरा बीज खिलाड़ी शुरुआत में ही बाहर हो गया है, यदि आपका शीर्ष खिलाड़ी भी आगे बढ़ने में विफल रहता है तो इस वर्ष क्योटो शाही अकादमी का प्रदर्शन बहुत चिंताजनक होगा। विजय भार्गव ने मजाक उड़ाते हुए अपनी बात जारी रखी। इस उद्घाटन मैच के बाद उन्हें रुद्रांश की शक्ति पर और भी अधिक विश्वास हो गया था। वह बिना किसी पशु को बुलाए इतना शक्तिशाली है, तो सोचिए अगर उसने अपने पालतू जीव को बुला लिया तो वह कितना विनाशकारी होगा। साम्राज्यों का दबदबा और राजकुमारी रुचिका, मुझे लगता है, आप चाहे जो भी कहें, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस साल चैंपियनशिप जीत सकते हैं? इस समय एल्फ साम्राज्य के एवलॉन अकादमी के प्राचार्य ने शांति से कहा। कारक्टो नामक इस एल्फ प्राचार्य द्वारा कहे गए शब्दों ने वहां मौजूद सभी प्राचार्यों के चेहरे थोड़े कड़े कर दिए। साथ ही उन सब की निगाहें स्वर्ण लोकशाही अकादमी हेवनली ड्रैगन रॉयल एकेडमी के उप प्राचार्य की ओर मुड़ गईं। उन्होंने देखा कि एक महिला, जिसके लंबे रेशमी सुनहरे बाल थे, बिल्कुल केंद्र में शांत भाव से बैठी थी। एक परिपक्व और आकर्षक चेहरा, लंबा और सुंदर कद, और एक अत्यंत शानदार हल्के सुनहरे पवित्र वस्त्र में लिपटी वह महिला केवल अपने कोमल हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिए हुए थी। वह नीचे चल रहे युद्ध को बड़ी सुस्ती और बोरियत के साथ देख रही थी। ये स्वर्ण द्वीप साम्राज्य की शाही अकादमी की उप प्राचार्य हेलाविया थीं। वह राजकुमारी लुचिका की गुरु भी थीं। राजकुमारी लुचिका को बचपन से ही उन्होंने शिक्षित किया था। भले ही नीचे अखाड़े में खड़े उस युवक रुद्रांश ने इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, लेकिन इसने हेलाविया को केवल एक दो बार देखने पर ही मजबूर किया। इससे उप प्राचार्य के चेहरे पर कोई विशेष हलचल नहीं हुई। आसपास के सभी प्राचार्य हेलाविया की ओर देख रहे थे, क्योंकि चैंपियनशिप को पहले से ही उनकी छात्रा राजकुमारी लुचिका की संपत्ति मान लिया गया था। लुचिका इस वर्ष चैंपियनशिप के पसंदीदा उम्मीदवारों की सूची में पहले स्थान पर थी। पिछले वर्षों की तरह इस साल भी स्वर्ण द्वीप साम्राज्य का व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतना लगभग तय लग रहा था। जहां तक टीम चैंपियनशिप का सवाल है, यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो वह भी स्वर्ण द्वीप साम्राज्य के पास ही जाएगी। वास्तव में राजकुमारी लुचिका की शक्ति इतनी अधिक थी कि अन्य योद्धा उसके सामने फीके थे। कई प्राचार्य अभी भी अपने मन में इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वर्ष उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि विजय भार्गव भी नहीं जानते थे कि क्या रुद्रांश इस स्वर्ण लोक की राजकुमारी को पछाड़कर जीत पाएगा। युद्ध के बाद की गूंज। बहरहाल इस बहुप्रतीक्षित उद्घाटन मैच का अंत उस तरह से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। निप्पॉन का सुमित सीधे मारा गया था। उसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं थी। निप्पॉन के दर्शकों ने अपना आपा खो दिया और जोर जोर से कोसना शुरू कर दिया। कुछ रुद्रांश को गाली दे रहे थे, लेकिन अधिक लोग सुमित को बेकार होने के लिए कोस रहे थे। आखिरकार सुमित की विफलता के कारण उनके देश को इस उद्घाटन मैच में पूरी तरह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। इस बीच अन्य देशों के दर्शक इस बात से चकित थे कि एक नवागत छात्र की शक्ति इतनी अधिक हो सकती है। विशेष रूप से उस असाधारण उच्च स्तर के युद्ध कौशल को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक प्रथम वर्ष का छात्र ऐसा कर सकता है। बदमाश, शापित आर्यावर्त के लोग। निप्पॉन के खिलाड़ी इस समय अपने दांत पीस रहे थे। उनकी आंखें नफरत से भरी थीं क्योंकि वे रुद्रांश की पीठ को देख रहे थे। आर्यावर्त और निप्पॉन के बीच पहले से ही बहुत गहरे मतभेद थे। अब रुद्रांश द्वारा आमने सामने की लड़ाई में बुरी तरह कुचले जाने के बाद यह न केवल अपमानजनक था, बल्कि उन्होंने अपना राष्ट्रीय सम्मान भी खो दिया था। वे क्रोधित क्यों न होते, वे बहुत बुरी तरह हारे थे।
हालांकि साथ ही उनके दिल भी भारी हो गए थे। ये नवागत छात्र वास्तव में शक्ति रखता है। वह निश्चित रूप से कोई बेकार व्यक्ति नहीं है जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके। यदि इस युद्ध के बाद भी कोई रुद्रांश को बेकार समझता है तो ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के पास दिमाग ही नहीं है। आर्यावर्त के दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से जोर शोर से जयकार की। रुद्रांश ने वास्तव में उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दिया था। चाहे कुछ भी हो, यह उद्घाटन मैच सीधे जीत लिया गया था। मुझे पहले लगा था कि सूर्यवंशम विद्यालय भरोसेमंद नहीं है, लेकिन अब यह एक सुखद आश्चर्य है। अच्छी मौत दी। हमें निप्पॉन के उन मूर्खों को सबक सिखाना ही चाहिए था। उनके चेहरे देखकर मुझे बस हंसी आ रही है। लेकिन अभी जश्न मत मनाओ, ये तो बस बाहरी प्रतियोगिता है। आर्यावर्त चैंपियनशिप जीत पाएगा या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। भीड़ की चर्चाओं के बीच दूसरा मैच शुरू हो चुका था। प्रतियोगिता का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। कुल 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 4 समूह एक साथ चल रहे थे। मूल विशाल अखाड़े को सीधे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। कम क्षेत्र होने के कारण युद्ध क्षेत्र उदाहरण बैटलफील्ड इंस्टेंस को सक्रिय करना स्वाभाविक था। हालांकि देखने के अनुभव के खराब होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरे आयोजन स्थल की स्क्रीन एक अत्यंत विशाल जादुई स्फटिक गोले मैजिक क्रिस्टल बॉल से बनी थी। ये सभी दर्शकों को बिना किसी अंधे धब्बे के मैचों का स्पष्ट 360 डिग्री दृश्य प्रदान कर सकती थी। 4 समूहों के एक साथ प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद दर्शक विशाल स्प्लिट स्क्रीन से चारों मैचों की विस्तृत युद्ध स्थितियों को देख सकते थे। तैयारी क्षेत्र में वापसी और संवाद। तैयारी क्षेत्र प्रेपरेशन एरिया में लौटकर रुद्रांश ने एक सीट ढूंढी और आराम करने के लिए बैठ गया। कृतिका और सान्वी उसके पास आईं। ये युद्ध बहुत रोमांचक था। कृतिका अपनी प्रशंसा रोक नहीं सकी। उसकी नज़रों में रुद्रांश के प्रति सम्मान और बढ़ गया था। यहाँ तक कि सान्वी की राय भी अब रुद्रांश के बारे में काफ़ी बदल गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह रुद्रांश युद्ध कौशल के मामले में इतना शीर्ष स्तर का होगा। रुद्रांश, तुमने अपनी सत्य दृष्टि नेत्र का बहुत चतुराई से उपयोग किया, सान्वी ने धीमी आवाज में कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई और न सुने। लेकिन सावधान रहो, स्वर्णद्वीप साम्राज्य के लोग तुम्हें बहुत बारीकी से देख रहे हैं। रुद्रांश ने एक छोटा सिर हिलाया। मुझे पता है, सुमित तो बस एक मोहरा था। असली चुनौती तब शुरू होगी जब हमें उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जो अंतरिक्ष और समय के जादू में माहिर हैं। तभी सूर्यवंशम के अन्य छात्र आर्यन और विक्रम भी वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी जलन और प्रशंसा का मिश्रण था। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, आर्यन ने रूखेपन से कहा, लेकिन अगले दौर में तुम्हें स्तर 190 के योद्धा मिल सकते हैं। तब तुम्हारा ये भला काम नहीं आएगा। रुद्रांश ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसके लिए आर्यन जैसे लोग केवल पृष्ठभूमि का हिस्सा थे। उसका ध्यान केवल अपने अगले प्रतिद्वंद्वी पर था। नव्या उसके कंधे पर बैठी हुई अपनी छोटी पूंछ हिला रही थी। वह भी उत्साहित थी। रुद्रांश ने उसे एक छोटा मांस का टुकड़ा खिलाया जो उसने अपनी संग्रह अंगूठी से निकाला था। अगले मैच में शायद हमें तुम्हें पूरी तरह से बाहर लाना पड़े, नव्या, रुद्रांश ने मन ही मन उससे बात की। नव्या ने एक धीमी आवाज निकाली, जैसे कह रही हो कि वह तैयार है। मैदान के दूसरी तरफ निप्पॉन की टीम के बाकी सदस्य एक घेरा बनाकर खड़े थे। उनका नेतृत्व उनका प्रथम बीज अकीरा कर रहा था। अकीरा की आंखें ठंडी और घातक थीं। सुमित की मौत का बदला लिया जाएगा, अकीरा ने अपनी टीम से कहा। रुद्रांश को अखाड़े से जिंदा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसने हमारे देश का अपमान किया है और उसकी कीमत उसे अपने खून से चुकानी होगी। अखाड़े में दूसरा मैच समाप्त हो चुका था। विजेता एक एल्फ योद्धा था जिसने अपनी धनुर्विद्या से प्रतिद्वंद्वी को पलक झपकते ही परास्त कर दिया था। प्रतियोगिता का स्तर हर पल बढ़ रहा था। रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ऊर्जा को पुनर्गठित करने लगा। उसे पता था कि पूरी दुनिया की निगाहें अब उस पर हैं। वह अब केवल एक छात्र नहीं था, वह आर्यावर्त की उम्मीदों का केंद्र बन चुका था। विजय भार्गव दूर से उसे देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने रुद्रांश को चुनकर अपने जीवन का सबसे सही फैसला लिया है। सूर्यवंशम का नाम अब केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा।